कॉपी में लिखा है, अपने चित्त में लिखा है, उसको वापस पलट के देखिए। जितने साल की आपकी आयु है, इतने साल में आप क्या मान के जिए, सच्चाई किस रूप में सामने आई, और जैसा मान के जी रहे थे उसके आधार पे क्या हुआ है, क्या होने की संभावना थी। अभी जो सच्चाई सामने आई है उसके आधार पे आगे के लिए क्या स्थिति बनती है। एक बार उसको थोड़ा सा अपने में ऑब्जर्वेशन लेके देखें, किस तरह के निष्कर्ष आते हैं उनको लिख लीजिए, और फिर कुछ शेयरिंग हम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कल दिन भर की चर्चा से अपना टेक होम क्या निकला, अपने लिए काम की चीज़ क्या निकली। इस नंबर को ले लो, इसको फ़ोन कर दो। ये सुबह 2 लोग आने वाले थे, है ना, तो उनको जगह का पता नहीं था। एक बार बात कर लो आने का बाय, क्योंकि मेरा ही नंबर उनके पास है, किसी और का नहीं बाय। और जीना, तो जिंदा रहना मतलब कि अपना जो बॉडी फंक्शन चलता है उसके ऊपर हमने बहुत कुछ देखा कि मतलब उसके ऊपर लिखा है कि 4 विषय है, 5 इंद्रियां है, और उसके ऊपर जैसे भी अपना मेटाबॉलिज्म चलता है, और ज़्यादा उसके बाद आया कि जीना। तो उसमें जीना, और वो भी टू बी स्पेसिफिक उत्सवपूर्वक जीना, सिर्फ जीने के लिए जीना नहीं। तो उसमें हमने देखा था कि स्वयं के प्रति विश्वास, उसके अंदर 2 कैटेगराइज किया था कि स्वयं के प्रति विश्वास मतलब कि आपका सिर्फ जो चीज़ में आप, जो आपका प्रोफेशन है वो आपका स्किल है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब। और है, जो, टेम्परेरी है। हाँ वो टेम्परेरी है, और वो आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप, हाँ, बहुत लोग चेंज करते हैं करते ही। अपना स्किल, प्रोफेशन, सब कुछ। लेकिन जो समझण है, समाधान भाव, वो परमानेंट है, वो शायद किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे लेकिन वो एज इट इज़ रहेगा, वो बहुत बढ़िया, चेंज नहीं हो सकता। बहुत तो बढ़िया। स्वयं के प्रति विश्वास में उसका मेजर रोल है। उसके बाद था संबंध के प्रति विश्वास और समृद्ध परिवार।
और जैसे मैंने मेरे नोट्स में लिखा है कि मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदायी है, दैट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। और कुछ जो मैंने अपने हिसाब से लिखा है कि मैं जब भी दुखी या सुखी होता हूँ वो अपने भाव की वजह से होता हो, तो वो भी थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस के रिलेटेड ही है। उसके बाद है कि जब भी हमारे विश्वास में कोई कमी आती है तो वो कोई नेगेटिव घटना से आती है, इसका मतलब कि उससे हम प्रभावित हो गए तभी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आती है। अगर हमको पता है कि जो हम कर रहे हैं या जो भी हमारा थॉट है वो 100% मतलब सही है, या जैसे वो ये अभी शायद हम आज देखेंगे कि वो जो नेचुरल जो यूनिवर्सल सॉल्यूशन है, अगर वो है हमारा सॉल्यूशन, वो अगर वो है तो हमारा कॉन्फिडेंस अप डाउन नहीं होना चाहिए। और जो अपन बात करें कि दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है। के बाद वो 3 कैटेगरी देखी थी कि गरीबी, अमीरी और समृद्धि। तो गरीब वो है कि जिसके पास साधन भी नहीं है और उसकी कमी भी उसको है। अमीरी वो है, उसमें कंपैरिजन आ जाता है कि सब कुछ है लेकिन हमेशा कोई ना कोई, कितने भी लेवल पे जाओ उसके ऊपर कोई ना कोई तो होता ही है, तो वो अमीरी है। और समृद्धि है कि कुछ चीज़ें नहीं भी है लेकिन उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मान लो कि मेरे पास आईफोन नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो टाइप की कैटेगरी में वो समृद्धि है कि है भी नहीं और फ़र्क भी नहीं पड़ता। नहीं, पर अपन ये चर्चा की है कि यदि आवश्यकता है तो वो उपलब्ध भी हो जाए। आज उपलब्ध नहीं है तो कल उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन दूसरों की चीज़ें देख देख के मैं परेशान नहीं होऊंगा। हाँ मतलब वही हाँ, तो यहाँ जब हम समृद्धि की बात कह रहे हैं तो न्यूनतम में जीने की बात नहीं कर रहे हैं, आवश्यकताओं को पहचानने की बात कह रहे हैं, आवश्यकताओं से अधिक में जीने की बात कह रहे हैं, अभाव से मुक्ति की बात कह रहे हैं, समृद्धि की बात कह रहे हैं। न्यूनतम में जीना है ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। और वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के रिलेटेड था कि जो स्वयं में सम्मानित है उसका कोई अपमान नहीं कर सकता। मतलब खुद का अगर अपने आप को खुद के लिए रिस्पेक्ट है तो उसको कोई कुछ कह नहीं सकता, मतलब कह सकता है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। और सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता आपने है। सारा सुना दिया। मैंने जो जो लिखा है वो मैं समराइज कर रही हूँ। हाँ जी, आपको समराइज नहीं करना है। आपकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड हुआ, हाँ मतलब जो इससे मैंने आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया या आने की संभावना है, वो आपको बोलना है। शिविर तो मैं करूँगा ही। नहीं, आपने बोला ना आप बहुत जल्दी मेरी जगह लेना चाहते हो। नहीं नहीं आप मेरे बिल्कुल को नहीं, आप बिल्कुल मेरे को नहीं। बेरोजगार करना चाहते हो। अगर ले सकूँ तो मेरे लिए बहुत सुख की बात होगी और ये। मेरे लिए तो मतलब वो है कि जो मेन डिफरेंशिएट हाँ, था, और हाँ मतलब मैं ऐसा नहीं है बिल्कुल कि ये बिल्कुल जानती नहीं थी। शायद मैं आपको, एक गर्व की बात है मेरे लिए कि मुझे कभी बचपन से भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे सिर्फ ये जो है ना जिंदा रहना उसमें भी। और एक ये भी बता दूं कि मेरे भी कभी भी बात होती थी तो ऐसा कभी नहीं आया कि बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मेरे घर में सिर्फ मुझे एक ही बोलते थे पहले कि सबसे पहले अच्छा इंसान बनो। क्या तो शायद 100 में से एक लोग था, तो मैं वो मानती हूँ कि इतना तो है कि पहले अच्छा इंसान बनो, प्रोफेशन कुछ भी सिलेक्ट करो उसमें भी एक्सीलेंट बनो। तो वही है कि वो जो संग्रहणशीलता है उसमें जो सेकंड है संबंध के प्रति विश्वास, तो वो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई हमको पता है कि हम अच्छे हैं लेकिन सामने वाला मान लो कि कैसा भी है, हर एक की नज़र से, जैसे बोला ना कि कोई एक इंसान इसके लिए तो ठीक है, एक ही क्षण में वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। वो पर्टिकुलर इंसान को एक इंसान के लिए अच्छा भाव भी हो सकता है और तीसरे इंसान के लिए बुरा भाव भी हो सकता है। तो उसके प्रति हमको कैसे वो विश्वास पैदा करना है, राइट? क्योंकि हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जैसे हमको लगता है कि भाई ये कैसा, मतलब मेरे वजह से कि मुझे वो विश्वास कैसे पैदा करना है, तो मुझे मेन वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा भी क्वेश्चन है, अगर बीच में पूछना चाहूँ या अभी भी पूछ लूँ। बोल दो। एक क्वेश्चन ये है, मतलब ऐसा फालतू भी हो सकता है क्वेश्चन, जरूरी नहीं है। ये जो अपना अर्थ का इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, अर्थ का इवोल्यूशन। हाँ, तो लाइक मानो कि पहले डायनासोर्स थे, अभी डायनासोर नहीं है। पहले ऐसी बहुत सारी प्रजाति थी जो अभी नहीं है। तो अर्थ का इवोल्यूशन तो होता ही रहता है सालों भर सालों भर।
तो आज जो भी पृथ्वी है, मान लो कि आज से 50, 100, 1000 साल बाद वो नहीं भी रहेगी, कुछ भी हो गया, मतलब मान लो कि अभी हिमालय है, पहले वहाँ पे हिमालय नहीं था, तो हम ये सब कर क्यों रहे हैं? मतलब हमको तो पता ही नहीं है कि 1000 साल बाद ये पृथ्वी रहेगी भी या नहीं रहेगी। तो इवोल्यूशन तो होता रहता है अपने नेचुरल के हिसाब से, तो हमको तो ये क्यों करना आज है सब? दोपहर का खाना खाओ, सब अपने अपने घर जाओ। नहीं, वो यूनिवर्सल है ना, पृथ्वी भी कितनी पुरानी है कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं क्या। तो कर क्यों रहे हैं ये सब? वो मेरा मेन क्वेश्चन था, कल से घूम रहा है दिमाग में। देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन कहीं माइंडसेट में है, अब ये जिंदगी में कुछ भी ठोस नहीं करने देगा। क्या समझ? यदि इस तरह की कोई शंका अपने में, एक तो है कि कोई शंका कभी कभी हम बहुत सारी बातें हम चर्चा कर लेते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा उनसे लेन देन होता नहीं है। चर्चा किए, गर्म हवा छोड़े, बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बैक ऑफ द माइंड में लगातार बनी रहती हैं, बिल्कुल। और उनका प्रभाव हमारी जीवन शैली पे आता है। यदि इस तरह की कोई चीज़ अटक गई है, तो अब या ये ना आपको समझने देगी, ना ये आपको जीने देगी। ये मतलब है फिर अच्छा इंसान भी बनना है जब कुछ रहेगा ही नहीं। नहीं, वो है कि अपने जितने 100 साल जिएंगे तो एटलीस्ट अच्छा इंसान बन के तो नहीं, सेटिस्फैक्टरी फिर जी मतलब सकें। क्या हुआ उसका? खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। अब बेरोजगार हैं, खाली हैं, चलो अच्छा इंसान बन लेते। टाइम पास के लिए कुछ तो चाहिए, खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। खाने के लिए भी कुछ चाहिए। तो इसमें जो है ग्राउंडिंग नहीं होती। मेरे पास फ़ोन नहीं है ना, तो इसको लिख लो, आपने लिखा ही हुआ है ना। इसकी चर्चा हम संभवतः कर पाएंगे 5वें 6ठे दिन, है ना। धीरे धीरे वहाँ तक जाएंगे, तब बात कर। बहुत बढ़िया, गुड। हाँ जी, और बोलिए। तो आपको शिविर को समराइज नहीं करना है, सीधा सीधा अपनी बात करनी है कि मुझको क्या मिला। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम वर्षा। माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिए। नमस्कार दिखा मेरे लिए। तो पहले तो ये बात मेरे को बोलना है कि जब छोटे से बड़े हुए तो ज़िंदा ही रहे, और मम्मी पापा ने भी ज़िंदा ही रखा। जैसे कि छोटे थे तो घर घर खेला, तो घर घर खेला, आपने बोला कि मम्मी पापा जो करते हैं देखते हैं, तो घर घर खेला में तो मम्मी क्या करती है, वो बैठ के करते हैं कि चलो रसोई बनाई, चलो खाना पिया, ये किया वो किया, घर की जवाबदारी है, और बड़े बन गए। फिर सही में बड़े होने शुरू हुए तो फिर मम्मी बोली, पप्पा ने नहीं कभी आ नहीं कर दी, तो जिंदा रहे। फिर बड़े हुए तो बोले टीवी ऑफ कर दो, चित्रा नहीं देखना, भाई आ रहा है, तो जिंदा रहे, बड़े हुए। पता नहीं है, फिर भी खुश है, लेकिन पता नहीं है कि जी रहे हैं कि नहीं, लेकिन जिंदा रखा सबने, क्योंकि हमारी समझन बोलते हैं आप समाधान तो हमको मिला ही नहीं और पता भी नहीं है। बड़े हुए, सास ससुर को पता है, सास ससुर के हिसाब से हमने बिहेवियर किया, जिंदा रहा, क्योंकि हमको ऐसा लगता था अभी तक कि सबको खुश रखा, और हम उसमें से पता चलता है कि हम जी रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें से ना वो खुश रह सकते नहीं रह सकते, और मैं भी नहीं, क्योंकि हम कुछ भी काम करते उसमें सामने वाला कुछ ना कुछ गलतियां ढूंढता रहता है। तो फिर हम दुख हो जाते कि मैंने इतने इसके लिए इतना सेक्रीफाइस किया, इतना वर्क किया, मेरी इच्छाएं मार डाली, तो भी नहीं हुआ, बस इतने तक पहुंच के अभी पता चला कि क्या जी रहे हैं और हमको कैसे जीना है। मैंने कल हमने ग्रुप में शेयर किया, मुझे साड़ी पहनती हूँ, मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है तो पहनती हूँ, तो वो जिंदा रह रही हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है वो कल मैं सोचा कि अब मैं क्या पहनूंगी तो फिर, और दूसरी गंभीर बात ये है मेरे लिए कि मैं मेरी बच्ची हूँ, मुझे पता है कि मैं अभी तक जिंदा ही रही हूँ, कि कैसे कि मम्मी पापा भाई जब जैसे बोला वैसे किया, लेकिन दुख तब होता है, मैं घर में भी कभी कभी रोना आ जाता है कि बड़ी बेटी है मेरी, बहुत बहुत अच्छा समझती है, तो उसको मैं पता है कि उसको जीना सिखाना है, फिर भी ऐसे तरीक़ों से हम बड़े हुए हैं, तो कभी कभी उसको मैं जिंदा रखती हूँ। वो विरोध करती, मम्मी ऐसे नहीं ऐसे, अरे तने शू खबर पड़े कि बस में जाए तो कई रीते बात करवानी बधानी साथे, ऐसे नहीं बात करते, ऐसे करते हैं, तो उसको मैं जिंदा रखने का प्रयत्न करती हूँ, क्योंकि मेरे के अंदर कहीं ना कहीं तकलीफ यानी ये समाज के प्रति जो मैंने सोच लिया है कि ऐसा समाज है, ऐसा यूज़ करता है, ऐसा, तो उसको जो जी रही हो उससे से वापस ला रही हूँ। तो पहली तकलीफ मेरी ये है, मैंने वॉच किया मेरे प्रति कि
मैं तो अब फोकस कर रही हूँ कि मैं कैसे जीऊँ, लेकिन मेरी बेटी को मैं वो जी रही है तो मैं जिंदा रखने का प्रयत्न कर रही हूँ, तो उसमें से कैसे सुधार हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम उस पर ठोस रहे हैं, तो उसकी जो स्वतंत्रता है, उसकी कल्पनाशीलता है, उसको मार डाल रहे हैं। तो ये मेरा दूसरा प्रश्न है। बढ़िया। ये आपके घर की कहानी नहीं है, हम सबके घर ऐसे ही हैं, घर घर की कहानी है। फिर थोड़ा सा आगे गए तो मनमानी को जीने के साथ जोड़ा है। आप साड़ी नहीं पहनती हो तो जीन्स पहन के भी जी लोगे, ऐसा नहीं है ना। तो आप कुछ भी पहन लो, कुछ भी खा लो, वो जिंदा रहना ही होता है। इतना है कि दूसरे दूसरे के जिंदा रहने को अपना जीना मानना है, अपना जिंदा मानना है, कि अपने मन से अपना जिंदा रहना है। तो हमारा मॉडल वो था कि हम लोग अपने ज़माने में एक आज्ञाकारी बेटे थे, आजकल हम एक आज्ञाकारी पिता है। हमारे तो मनमानी करने का टाइम आया ही नहीं। तो आपकी हमारी जमात वही है कि जब एक आज्ञाकारी बेटी थी, आजकल एक आज्ञाकारी माँ है, कल एक आज्ञाकारी सास रहेगी। आपका भविष्य ऐसा है। तो हमारे बच्चे आए जिन्होंने मनमानी करना शुरू किया, क्योंकि हमारे पिताजी जो है उस टाइम में जब एक डिस्टेंस मेंटेन करते थे और बच्चों के साथ बहुत बात नहीं करते थे, और पिताजी आए मतलब गब्बर सिंह टाइप, तो वो उस कमरे में तो हम इस कमरे में। और फिर जब बेटा बड़ा हो जाता है तो जिस कमरे में बेटा रहता है बाप वहाँ से चल देता है। ताकत की बात है, जिसके पास ताकत ज़्यादा रहती है उसकी चलती है। तो देखिए, जिंदा रहने का एक ही मतलब हुआ कि पुराने शरीरों को बनाए रखना, नए शरीर पैदा करते रहना। ये जिंदा रहने की दुनिया है। अब एसी में पैदा करना और नॉन एसी में करना, इतनी फैसिलिटी हो सकती है, लेकिन जब हम जीने की बात कह रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना और दूसरे की ज़िंदगी में खुशियाँ पैदा करना। तो अपनी ज़िंदगी में खुशी, अपने को खुश बनाए रखना, अपने हमेशा खुश रहना और दूसरों की ज़िंदगी में भी हमेशा खुश रहने के लिए उपयोगी बनना, इसका नाम जीना है। और पुराने शरीर को बनाए रखने के लिए जो भी आहार, निद्रा, भय और प्रजनन है ना, उसके लिए जो भी सामान जुटाना है, एसी लगाना है, जो भी और करना है, उस सब का मतलब कुल मिला के जिंदा रहने की बात है। तो अब हमको ये तो पता चला कि हाँ, दोनों में अंतर है। और देखिए, सूत्र है, कुछ गलत नहीं हो गया है, ऐसा भी समझने की बात है कि मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। समीक्षा शब्द गुजराती में चलता है। समीक्षा का मतलब है, समीक्षा का यहाँ इस दर्शन में जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसका बहुत एक प्रिसाइज मतलब होता है। तो दर्शन में जब मैं समीक्षा शब्द यूज करूँगा तो उसका मतलब है अधूरेपन को पहचान लेना। कोई चीज़ अधूरी है, इनकम्प्लीट है ना, उसके इनकम्प्लीटनेस को पहचान लेना, इसका नाम समीक्षा है। तो सारी जिंदगी की यात्रा देखें तो 2 लाइन की यात्रा है। भ्रम की समीक्षा, सही का मूल्यांकन। पूरी मानव की शरीर यात्रा को देखें तो भ्रम की समीक्षा, जो भ्रम है, इल्यूज़न है, हम उसको पहचान सकें कि ये इल्यूज़न है, इसमें ज़िंदगी नहीं है। जिंदा रहना जीना नहीं है, ये कल का पाठ हो गया। जीना कुछ और है। ये बात ठीक है कि जब हम जीने की बात करते हैं तो जिंदा रहना एक आवश्यकता है, इसलिए जिंदा रहने का जो भी सारा सामान है, तो शरीर भी एक साधन है, गाड़ी भी साधन है, मकान भी साधन है। जब ये समझ में आया तो हमारा ध्यान इस बात पे चला गया कि मैं गाड़ी के लिए कि गाड़ी मेरे लिए। और मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं कहूँगी कि मैं अब तक कल मैं पूरी एक्साइटेड हो गई थी कि मैं जी रही हूँ, लेकिन जब मेरा एनालाइज हुआ, सेल्फ एनालाइज किया, तो मुझे रियल में लगा कि मेरी डेफिनेशन जो जीने की है वो अलग है, और अभी जो डेफिनेशन मिली है जीने की, तो उसमें हमें अभी कुछ रेगुलर सेल्फ एनालाइज करना है, और इसमें 5 कंपोनेंट में कैसे हम ओवरकम हो जाए, उस पर हमें काम करना ज़रूरी है।
और आज का मैं अभी तक धन और पद के लिए धन और पद और मुझे जो मेरी जो डेस्टिनेशन है उसके बीच में काफ़ी कंफ्यूजन था। तो वो कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है कि अभी मेरी जो डेस्टिनेशन है उसमें मैं बढ़ूंगी आगे, तो ऑटोमेटिक धन पद की कुछ ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जितनी ज़रूरत है उतना उपलब्ध हाँ, होता ही वो है। उपलब्ध हो जाएगा ऑटोमेटिक। और देखिए, धन और पद ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कार चलती है ना, जब कार चलती है तो धूल पीछे उड़ती है कि नहीं उड़ती है? और धूल कार से दूर जाती है कि कार के पीछे पीछे जाती है? साथ में पीछे पीछे जाती है, साथ साथ जाती है कुछ दूर तक। तो जब आप अपनी उपयोगिता के साथ जीते हो तो आपकी उपयोगिता का मैनिफेस्टेशन ही धन और पद के रूप में होते रहता है, और आप उससे बड़ी जगह में खड़े रहते हो। यदि कोई व्यक्ति किसी पद से सुशोभित होता है तो पद बड़ा है कि व्यक्ति बड़ा है? व्यक्ति बड़ा है। तो पद से व्यक्ति सुशोभित हो या व्यक्ति से पद सुशोभित हो, क्या ठीक है? पद से, हिंदी में प्रॉब्लम है क्या? गुजराती में बोलो इसको। આપણો હોદ્દો છે એનાથી આપણે સુશોભિત થઈએ છીએ કે હોદ્દાથી વ્યક્તિ સુશોભિત થાય છે? हाँ, वो ऐसे ही तो बोलते हो, ज़्यादा फर्क थोड़ी। सुशोभित तो बोला, तो सुशोभित ही होता है थाई चे कर दिया बस। है? हाँ, वही तो होता। हाँ। एक मेरा क्वेश्चन है, ये ठीक हो गया, 1 मिनट। तो पद से व्यक्ति सुशोभित होता है कि व्यक्ति से पद सुशोभित होता है? व्यक्ति से पद सुशोभित हो जाए, एक टीएन सेशन आए तो आज तक वो इलेक्शन कमीशन का पद जिंदा हो गया। उसके बाद जो आता है उसमें सेशन का भूत रहता ही है, थोड़ा रहे ज़्यादा रहे। उसके पहले किसी को पता नहीं था इस नाम की भी कोई चीज़ होती है देश में। उसके पहले वो इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और तमाम बड़े ऑफिस में जाके लाइन में लग के मिलता था। उसको ये पता नहीं था कि ये संवैधानिक पद है और मैं इस हैसियत से बात कर सकता हूँ। ऐसा वीडियो यूट्यूब और तमाम इन्फॉर्मेशन बताती। तो किसी ने उस पद को जिंदा कर दिया। ऐसी हमारी स्थिति वही है कि हमको अपने मानव होने का पता नहीं है। मानव होने का पता नहीं है तो धन और पद के पीछे लाइन में लग के खड़े हुए हैं। मानव होने का पता चलेगा, ये पीछे लाइन में लगते हैं। तो मानव बड़ा है कि धन और पद बड़ा है? तो यदि हम बोलते भी नहीं बन रहा है, मानव बड़ा है कि धन और पद बड़ा है? यदि मानव बड़ा है तो मानव धन पद के पीछे जाएगा कि धन मानव के पीछे धन और पद आएगा? मानव के पीछे आना चाहिए, तो सम्मान की बात। तो मैं मेरी उपयोगिता के साथ जीऊंगा। जब मैं मेरी उपयोगिता के साथ जीता हूं तो आवश्यकता अनुसार जो आवश्यक है वो उपलब्ध होता ही रहता है। एकदम अलग तरह का खेल है। तो शायद हमने उस लेवल से चीज़ें ऑपरेट नहीं की हैं। जब जीने के लेवल को ऑपरेट करते हैं तो जिंदा रहना बहुत आसान हो जाता है। जब जीने का लेवल पकड़ में नहीं आता है तो जिंदा रहना हमेशा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जीने से जिंदा रहने का सूत्र निकलेगा। कल हमने चर्चा किया था कि समाधान के बिना धरती पे एक आदमी समृद्ध हो नहीं सकता, ये भी नियम है। क्योंकि उसके पहले वो किसी से कंपैरिजन करता ही रहेगा। कंपैरिजन करके हमेशा अपने भीतर छोटेपन का भाव, बड़ेपन का भाव आता ही रहेगा। उसकी मानसिक गरीबी कभी नहीं जाएगी। हाँ जी। जो जीने की बात है, तो जीने की बात में हमारा जो जिंदा रहना है उसमें जो 3 तकलीफ़ें हैं हमारी, जिससे हम संघर्ष करते हैं। तो अभी की जीने की डेफिनेशन में हम जो सही तरह से जिए तो क्या ये 3 संघर्ष मिट जाएंगे? हो, आराम से। और एक बात कि 3 संघर्ष मतलब ये ना, भूतकाल की पीड़ा। हाँ, हाँ, ये तो उसका आपको बिल्कुल ऐसी 8 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। और जिंदा रहना के बाकी के जो कंपोनेंट है वो साथ में रहेंगे। हाँ। और एक बढ़िया आदमी और बड़ा आदमी की आपने जो बात की थी, हाँ। तो बढ़िया आदमी काफ़ी मिलेंगे लेकिन उसकी कद्र नहीं है आज की जनरेशन ना, में। ऐसा नहीं है। मैंने बढ़िया आदमी अभी बढ़िया नहीं है। अभी मैं उसको ऐसा बोलूँगा, देखिए 3 तरह के लोग हैं।
एक तरह के वो लोग हैं जो समाज में गलतियां करते हैं, जिनको भी समाज में गलती के रूप में पहचाना जाता है, वो गलतियां करते हैं। चोरी करना, नशा करना, झगड़ा करना, कोई और गलत काम करना, ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? खराब लोग, बुरे लोग। फिर कुछ लोग हैं जो गलतियां नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, नशा नहीं करते हैं, ऐसे लोग को क्या बोलेंगे? अच्छे लोग, अच्छे लोग। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो जीते हैं। एक समझदार मानव की परिभाषा है, स्वयं गलती नहीं करना, दूसरों की गलतियों से प्रभावित ना होना, दूसरों की गलतियों को स्नेहपूर्वक ठीक करने की क्षमता के साथ बने रहना। एक समझदार मानव की परिभाषा क्या होगी? स्वयं गलती नहीं करना, दूसरों की गलतियों से प्रभावित नहीं होना, दूसरों की गलतियों को ठीक करने की क्षमता, दूसरों की गलतियों को स्नेहपूर्वक ठीक करने की क्षमता के साथ बने रहना, ठीक कर नहीं देना। जिस दिन वो पूछेगा उस दिन बता देंगे। और कोई समय आता है जब इंतजार करना पड़ता है। मेरे को शास्त्रों का बहुत ज्ञान नहीं है ना, मैंने पीछे का मेरा पढ़ा हुआ ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए वो 90 साल का इंतजार किया कि जब वो सुनने की स्थिति में आए। जब गीता बोला है तो बताते हैं कि वो लंबा समय इंतजार करना पड़ा कि उसकी सुनने की स्थिति बन जाए, जो मैं कहना चाहता हूँ उसको ये सुन सके। उसके लिए मेरी जानकारी कम ज़्यादा हो सकती है, पर 90 साल इंतजार किया, 95 साल इंतजार किया, ऐसी बात आई। और 95 साल बाद सुन के भी वो कहता है, यार जो तुम बोलो क्या करना है, तुम जो बोलोगे मैं कर दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई आदमी जब सुनने की स्थिति में आ जाए, जब उसकी उस बात की सुनने की तैयारी हो जाए, तब कहा जाए तो परकुलेट हो जाता है। तो यदि सही मायने में देखें तो पहला शिविर तो इस बात में चला जाता है कि आप ये पहचानने लगते हैं, यार ये कंटेंट मेरी ज़िंदगी के लिए मेरी ज़रूरत है कि वो एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस के दौरान काफ़ी समस्याएं आती है। तो वो एक प्रश्न हो सकता है कि उस समस्याओं को कैसे हैंडल करना है, कैसे जीना है। लिखा है बोर्ड। तीसरा क्वेश्चन, है? हाँ, माइक माइक माइक। कि सर ने पहला क्वेश्चन किया था कि कितने क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने सबने बोला था कि भाई अनंत प्रश्न है। मैंने भी रेज किया था फिंगर। तो अभी ऐसा लग रहा है कि 2 मेन प्रश्न है और पेटा प्रश्न अनंत है, ऐसा दिख रहा है। ऐसा क्या बोला? पेटा प्रश्न मतलब सब क्वेश्चंस। हाँ, इसके अंदर कैटेगरी में बहुत है। इन 2 प्रश्नों का उत्तर ना होना ही अनंत प्रश्न जैसा लगता है। चलो समापन कर दिया। हम जब बात करते हैं कि सॉल्यूशंस की बात करते हैं, कोई भी प्रश्न का उत्तर एक से ज़्यादा नहीं होता, एक ही होता है। मतलब सॉल्यूशन जो आया, मतलब मूल जो आंसर है वो इसमें थोड़ा सा रोकूंगा। ओके। एक सूत्र आता है कि समाधान अनेक। जैसे आपको कोई बीमारी है शरीर को, तो शरीर को एक बीमारी है तो वो होम्योपैथिक से भी ठीक हो सकती है, एलोपैथिक से भी ठीक हो सकती है, आयुर्वेद से भी हो सकती है। आयुर्वेद में भी कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो उस सेंस में बोलेंगे तो फिर समाधान अनेक होता है। अनेक है। हाँ, ओवरऑल कहेंगे आना चाहिए वो एक ही आना चाहिए। हाँ, राइट। वेज अलग है, वेज अलग, आयुर्वेदिक जाओ, मतलब कोई भी। हाँ, कोर में जाएंगे तो एक ठीक है। तो ये सेम चीज अगर सोचे तो मानव जाति पे जो हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी, तो प्रश्न भी एक ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आंसर एक है कोई चीज़, तो प्रश्न भी एक होना चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए। आपकी बात मान लेते हैं, अपने क्या दिक्कत? नहीं, मतलब 2 को 1 में कन्वर्ट कर दें, इसमें क्या दिक्कत है? तो यदि ऐसा बोलेंगे तो बेसिकली फिर ऐसा ही निकलेगा कि क्यों जीना है। क्यों जीना है का इलेबोरेशन ही कैसे जीना है उसको आगे देखें। वो ऐसे आता ऐसे ही। ठीक बोल रहे हो, तालियां। तो आगे चलना चाहिए। गुड। 80 साल
2 क्वेश्चन, बस इतना सा काम है। 80 साल 2 क्वेश्चन, उसके लिए इतनी हाय तौबा, इतनी यूनिवर्सिटी, इतना स्कूल, इतना सब कुछ, इतनी मेहनत, फिर भी 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ। तो ज़्यादा काम नहीं है, 2 ही प्रश्न है। तो ये क्लैरिटी बनी कि जिनके पास ये 2 प्रश्न हैं, जिनके पास ये 2 प्रश्न हैं, उसका नाम विद्यार्थी है। जिसके पास ये 2 प्रश्न है, उसका नाम विद्यार्थी है। जिसके पास, देखिए विद का मतलब होता है जानने वाला, इसलिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि विद्यालय, स्कूल का ट्रांसलेशन विद्यालय नहीं है। विद्यालय अलग चीज़ है, स्कूल अलग चीज़ है। विद्यालय पूरी यदि भारतीय धारा को देखेंगे तो बेसिकली विद से विद्यालय बना। विद का मतलब है जानना, वेद जो है विद से बना, विद धातु। तो बेसिकली जहाँ जानने का काम होता है उसका नाम विद्यालय है। यदि स्कूल को आप इंटरनेट में ढूंढेंगे तो स्कूल जब रेनेसा और ये यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति और मास प्रोडक्शन हुआ तो बच्चों को संभालने के लिए किसी व्यवस्था की ज़रूरत थी। तो उन बच्चों को संभालने के लिए जो सिस्टम बना उसका नाम स्कूल था। और स्कूल बेसिकली स्किल के साथ जुड़ा हुआ है और धीरे धीरे मास प्रोडक्शन के लिए लोग तैयार करने थे, इसलिए वो स्किल बेस्ड ही है, स्किल पे ही पूरा फोकस है। वो भी एक बात समझ में आती है। तो विद्यालय जब हम बोलते हैं, विद्यार्थी का मतलब है जिसके पास ये 2 क्वेश्चन हैं। जिसके पास ये 2 क्वेश्चन नहीं है वो विद्यार्थी भी नहीं है। और विद्यार्थी 80 साल का हो सकता है कि नहीं? ठीक। जिसके पास इन 2 प्रश्नों का उत्तर है उसका नाम शिक्षक है, उसका नाम माता पिता है। तो टीचर्स और पेरेंट्स होने का मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि उसके पास इन 2 प्रश्नों के उत्तर हैं और टीचर 20 साल का हो सकता है। ये ठीक है? तो उम्र का समझदारी से कोई ज़्यादा लेन देन है नहीं। बढ़िया। इसलिए ये बिल्कुल संभव है कि एक पिता का बेटा या बेटी संस्कार के मामले में अपने पिता से बहुत ऊंचा हो। ये संभव है कि नहीं? ये संभव है कि नहीं? है ना? इसलिए हर माता पिता अपने बच्चे से थोड़ा संभल के बात करें, सम्मान से बात करें। वो शरीर से आपका बेटा है, आयु में आपसे छोटा है, हो सकता है संस्कार में आपसे बहुत ऊंचा हो। संभावना है कि नहीं? तो ऊंची वाली संभावना को रख के चलें कि नीची वाली संभावना को रख के चलें? है ना? हर बाप कब खुश होता है? जब उसका बेटा उससे आगे निकल जाए या उससे पीछे रह जाए। हर माँ बाप अपने बच्चों को अपने से आगे जाता हुआ देख के खुश होता है। तो दोस्तों, ये क्लैरिटी बनी। तो अब पता चला कि शिक्षक और माँ बाप होने का मिनिमम क्वालिफिकेशन पता चल गया। तो शादी का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा? तो शादी का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा? है? आप नहीं बोलोगे, सुनाई नहीं दे रहा है। शादी की मिनिमम क्वालिफिकेशन, अरे 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए 22 साल की मेहनत। आने वाले बच्चों, शादी हुई मतलब बच्चे आए, आने वाली पीढ़ी को जिंदगी देने की कोई योग्यता नहीं। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए 25 साल की मेहनत, आने वाली बच्चों को जिंदगी देना है, उसकी भी कोई योग्यता होगी, उसकी भी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी। तो शादी करने का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा? कितने लोग हैं जिनकी शादी अभी नहीं हुई है? हाथ उठाओ। हाँ, और क्या? सब उठाओ। हाँ, ये देखो छोटे छोटे उठा रहे यार, हमारी नहीं हुई है अभी, बता रहे हैं। ठीक। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी? बोलो।
शादी करने के लिए कब शादी करना चाहिए? है कब शादी करना चाहिए? माइक दो। गुड, बढ़िया बोल रहे हो, माइक से बोलो। पहले अपना नाम और उम्र बताओ, है ना, उधर माइक उधर देख के। हाँ, मेरा नाम शिवांश है और मैं 7वीं शिक्षा में आया, और इसका जवाब है कि जब उसके लायक बने तब। हाँ, और उसके लायक कब बनते हैं? कैसे पता चलेगा कि ये उसके लायक हो गया, शादी के लायक हो गया? कैसे पता चलेगा? उसके संस्कार से। संस्कार से कैसे पता चलेगा? कैसे देखेंगे संस्कार को? संस्कार मतलब क्या? क्या होता है संस्कार? कैसे पता चलेगा इसका संस्कार हो गया है, ये शादी के लायक हो गया है? तुम जब शादी के लायक हो जाओगे तुमको कैसे पता चलेगा मेरा संस्कार हो गया है? दूसरे को पूछना पड़ेगा कि अपने को पता चलेगा? माइक। अपने को पता चल अपने को पता चलेगा ना, या पता चला अपने को पता ही नहीं चला? कैसे पता चलेगा? तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, इसका नाम संस्कार पूरा होना है। संस्कार की परिभाषा है जीने के अर्थ में स्वीकृतियां ही संस्कार हैं। जीने के अर्थ में स्वीकृतियां ही संस्कार है। तो जीने के अर्थ में स्वीकृतियां कहाँ से आएंगी? क्यों जीना है, कैसे जीना है, ये समझ में आ जाए तो जीने के अर्थ में स्वीकृतियां उपलब्ध हो गईं, इसका नाम संस्कार है। अभी जिंदा रहने को जीना माने हुए हैं, तो जिंदा रहने को ही वही संस्कार चल रहा है। बढ़िया। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी शादी करने की? और जिनकी हो गई है वो क्या करेंगे? जिनकी हो गई है वो अपना लाइसेंस रिन्यू करा लें। लाइसेंस एक्सपायर हो गया। जिनकी नहीं हुई है तो क्यों जीना है, कैसे जीना है, ये समझ में आ जाए तो ही शादी करो, नहीं तो एक दूसरे को झिलाओगे और आने वाले बच्चों को झिलाओगे और वो भले होके तुम्हारा गला घोटेंगे, यही होने वाला है। तो जब तक हम नहीं समझते हैं तो हम एक दूसरे, जो जिसके पास है वो उसको बांटेगा, नहीं समझा है तो झेलेगा और झिलाएगा। माइक। मेरे 2 क्वेश्चन है। अगर शादी की बात है तो इसमें ये भी एक क्वेश्चन है ना कि किसके साथ जीना, वो भी एक क्वेश्चन तो उसको भी जीना आता हो। और दूसरा कि अगर मान लो कि कोई 19 साल का बच्चा है, हाँ, उसका 19 साल का बच्चा होता है कि बाप होने की तैयारी में होता है? ये देख, हाँ, वही हाँ, मेरा क्वेश्चन था। ये कि बात अलग है, ये आप ठीक बोल रहे हो। अभी क्या है, बच्चों की शादी हो जाती है, शरीर तो 22 साल का रहता है पर वो होते बच्चे ही हैं। और मैं वही बोले कि अगर 19 साल का है और उसका ये जो है जीवन विद्या जो भी है उसको पूरी तरह से आ गया और वो उसका एक्सेप्टेंस भी, वो स्वीकृत भाव भी आ गया, तो उसको शादी कर लेनी चाहिए 19 साल के बच्चे को? वो जब उसका मन करे, और क्या 19 में कर ले, 20 में कर ले, 22 में कर ले, अगर वो 15 साल का है तो है ठीक है ना। वो अगर ये बच्चा है, मतलब ये अभी से इतना कर रहा है, मान लो कि वो 15 साल का हुआ तब तक उसका ये उसको पूरा समझ में आ गया, ठीक है, तो मानसिक रूप से तो शादी के लायक हो गया है। तो फिर करनी चाहिए कि नहीं? तो शादी का मतलब ये भी है कि हम आने वाली संतान को जन्म देते हैं, और संतान को जब जन्म देते हैं तो शरीर से देते हैं, तो शरीर भी शादी के लायक हुआ है, जन्म देने के लायक हुआ है, जन्म, तो शरीर का भी फिर उसमें कंसिडरेशन आ जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 18+, सिंपल। हाँ जी, कहाँ पहुँचे? तो मैं क्या बोल रहा था, अभी लोग जब बिना समझे शादी करते हैं तो वो शरीर शादी के लायक होता है कि वो शादी के लायक होता है? शरीर शादी के लायक होता है तो 2 बच्चों की शादी हो जाती है, 2 बच्चों की शादी हो जाती है तो उनसे और बच्चे पैदा हो जाते हैं, बड़े बच्चे छोटे बच्चे को डांटते हैं, छोटे बच्चे बड़े होकर ब्याज सहित लौटाते हैं।
जहाँ ये उत्तर दिया जाता है, जहाँ इसका उत्तर दिया जाता है उसका नाम विद्यालय है। इसलिए विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है और घर को विद्यालय हो जाने की आवश्यकता है। विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है, घर को विद्यालय हो जाने की आवश्यकता है। क्या मतलब? क्या मतलब? इसका मतलब वो बताएंगे। आप हाँ, विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है और घर को विद्यालय हो जाने की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या हुआ? माइक जो बच्चों के साथ काम कर रहा है भी वही तो बताएगा। क्यों जीना है और कैसे जीना है, उसकी समझदारी घर में जब आ जाएगी तो विद्यालय में ऑटोमेटिक आ जाएगी। और विद्यालय और घर अलग नहीं हो सकता है, वो दोनों साथ ही जुड़ा हो सकता है। क्या बात, आपने तो 2 कदम आगे की बात कर। घर ही विद्यालय हो जाए, ये अल्टीमेट सफलता है। आप कल्पना कीजिए, यदि एक समाज ऐसा होगा जहां 18 साल के युवा क्यों जीना है, कैसे जीना है कि समझ के साथ होंगे, जहां 2 लोग जिनकी शादी हुई है वो एक समझ के साथ होंगे और उनके माता पिता भी, उनके घर का वातावरण भी एक समझ के साथ होगा, तो क्या उसको नर्सरी एजुकेशन के लिए दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा कि घर में ही हो जाएगा? प्री प्राइमरी स्कूलिंग के लिए बच्चे को घर से बाहर निकालने का सीधा मतलब है कि आप बच्चे से तंग आ गए हो, आपको टाइम 3-4 घंटे आपको अपने लिए मिल जाएं तो 3-4 घंटे आपका बच्चा कोई और संभाल ले। इसका नाम प्री स्कूलिंग है। कितने लोग सहमत हैं? आप बहुत अच्छे लोग। शायद ये सच्चाई है, क्योंकि हमारी फैमिली टूट के जॉइंट फैमिली से एकल फैमिली हो गई है ना, और शुरू से हमको लगता है बस बच्चा पेट से निकले तो अंग्रेजी बोलता हुआ निकले। बहुत झंझट है ना। खुद अंग्रेजी बोलने कुछ आते नहीं है, बच्चे के सामने अंग्रेजी बोल के कुछ शब्द बोलते। ये सब नहीं चलेगा भाई, ये सब। तो जो भी कुछ हुआ है तो ये हमारी क्लैरिटी बनती है कि यदि सही अर्थों में अभी की आवश्यकता ये है, ये तो अल्टीमेट स्थिति तो ऐसी है, वो तो हो जाए तो बड़ा स्वागत है, लेकिन अभी आवश्यकता इस बात की है कि घर में भी, अभी घर का मतलब क्या है, धीरे धीरे घर 5 स्टार होटल में कन्वर्ट होता जा रहा है। कितने लोग सहमत हैं? ठीक, घर बच्चों के लिए नहीं रह रहा, वो शोरूम टाइप हो रहा है ना। बच्चे दीवारें काली कर रहे हैं, आप खुश हो जाओ ना, बच्चों के लिए घर नहीं है। हाँ, वो बाहर से कोई आएगा उसको देखने में कैसा लगे, वो कितना सुंदर लगे, एक एक चीज़ सजावट से, सलीके से। घर हमारे रहने की जगह है, घर हमारे इजी हो जाने की जगह है। बच्चा कुछ भी कहीं भी फेंक दे, मौज है बच्चे की, क्योंकि वो उसका घर है ना। पर बहुत सारी माएँ हैं जिनको लगता है कि घर घर नहीं शोरूम है, अनुशासन के नाम पे, किसी और नाम पे। मेरा बच्चा जवान हो गया है, अभी सोच रहे हैं उसकी शादी हो जाए, है ना, योग्य पात्र की तलाश है, तो वो कभी उठ के अपनी चादर की तह नहीं बनाएगा। सुबह उठेगा तो उसकी चादर ऐसी रहेगी, और मेरे को उसकी चादर की तह बनाने में बड़ा सुकून मिलता है। उसके चादर की तह परमानेंटली मैं ही बनाता हूं, और मैं कभी नहीं चाहता कि वो तह बनाए। मुझको बहुत अच्छा लगता है। जब मन होगा बना लेगा, क्या बात। इतनी छोटी छोटी बातों के लिए क्यों परेशान होना, क्यों परेशान करना। जब बच्चा घर में नहीं रहेगा ना, ये उसकी चादर थी
ये उसकी अलमीरा है, वो यही कपड़े पहनता था, ये वाली शर्ट तो उसको बहुत पसंद थी। अब जब घर में है तो उसके पीछे पड़े। कितने बच्चे इस बात से परेशान हैं? हाथ उठाओ जोर से। कितने बच्चे घर में इस बात से परेशान? कितने बच्चे, कितने माँ बाप आज के बाद अलाउ करेंगे उनके बच्चों को कि घर में जो सामान जहाँ फेंकना फेंक दे? है? अपन खुद तो अनुशासित है नहीं, है ना? अपने अनुशासित ना होने की भड़ास, अपनी जिंदगी में तृप्ति ना होने की भड़ास दूसरे को अनुशासित करने के नाम पे निकालते हैं। कितने लोग सहमत है इस बात से? वोटिंग करते रहना बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा हाँ जी, माइक। आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया, हाँ, ठीक है। आपने कहा कि बच्चे को घर में जो करने की इच्छा हो वो करने दिया जाए। आप ठीक से जियो, आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप कुछ भी कहीं भी फेंक दोगे। देखिए मुझको मुझको लगता है कि यदि हमारे बच्चा तो हमसे जन्मा है, नेचर का प्रोडक्ट है, उसमें तो कोई कमी नेगेटिव वाली नहीं है। वो ज्ञान में अधूरा है, उसको न्यायपूर्वक जीने की योग्यता नहीं है, उसको सृष्टि का समझ नहीं है, लेकिन उसमें नेगेटिव एलिमेंट बहुत मिनिमम है या नहीं है। तो यदि परिवार के सभी बड़े लोग जिस तरह से बिहेव करते हैं, जैसे हमारी बहन ने कहा था, ये बच्चे शुरू में कैसे करते हैं, वो लड़की रहती है तो मम्मी का पर्स टाइप लेके अपने आप को बड़ा होने के बताते होते, लड़का रहता है तो मोटरसाइकिल पे बैठ के और पीछे बैठ जा, और वैसे ही डांटते हैं, वैसे ही बोलते हैं। इसका मतलब है कि यदि हम बड़े लोग घर में जैसा जीते हैं, एक परिवार में अक्सर एक चर्चा मेरे को याद आ जाती है, किसी सम्मेलन में ऐसी चर्चा हो रही थी, एक बहन बहुत परेशान थी, उसका बच्चा टीवी देखता था, तो उस पर काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन चल रहा था कि बच्चा टीवी क्यों देखता है और बच्चा को टीवी से कैसे हटाया जा सकता है, और ये आजकल बच्चे टीवी बहुत देखते हैं। तो हमारी धर्मपत्नी थोड़ा बिना पूछे बोलती नहीं है, संकोची हैं थोड़ा, तो किसने बोला बहन जी आप भी कुछ बोल दो। तो बहन जी पूछती हैं कि टीवी कौन लाया था? अब झंझट ही खत्म हो गया, बच्चा तो पेट से टीवी लेके आया नहीं था, है ना? टैबलेट, टीवी, मोबाइल साथ ही लेके निकला, है ना? सब आपने उपलब्ध कराए, है ना? आप जब वो 6 महीने का रहता है, आपको लगता है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, उसको तो सब समझ में आते रहता है, कुछ वो बता देता है, कुछ नहीं बताता है। तो ये सब हमारी जीवन शैली का ही कोई हिस्सा वो स्वीकार लेता है, और कुछ चीज़ें हैं वो समय के साथ लेगा, उसको अपना टाइम दे दीजिए। जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं ना, उसका हर काम करने का मन करता है। ये कोई अनुशासन के नाम पे जब हम कठोर होने की अनावश्यक कोशिश करते हैं, तो शायद वो हमको वो बारीक लाइन को पहचानना होगा कि कहाँ वो हम अनुशासन की बात करें, कहाँ हम उसको लिबर्टी दें, और कितनी डोर खींचने से क्या फ़र्क आएगा। चद्दर तय बन गई और ज़िंदगी बिखर गई तो क्या मिला। हमारी एक आंटी थी, जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे, हमारा दोस्त था, हम 24 घंटे, हमको रात को भी सोने साथ में मिलेगा तो हम रात को भी साथ में सोते, हम अलग नहीं होना चाहते थे, हम साथ पढ़ते थे, साथ खेलते थे और बहुत एंजॉय करते थे। तो खैर भाई मैं उनके घर जाता था, वो मेरे घर आता था, तो उनके घर में पोचे पड़ा हुआ में पैर पड़ गया तो समझो भाई साहब कब्र में पैर पड़ गया आपका। उसके बाद वो कितनी कठोरता से प्रस्तुत हो सकती हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। अरे यार घर साफ रह गया, जिंदगी गंदी कर दी आपने। घर साफ, फर्श साफ हो गया, जिंदगी पे थूक दिया, तो ये ठीक नहीं। तो फिजिकल चीजों के लिए मानव का अपमान किया जाए, मानवता का। बच्चे से ग्लास टूटा, आपने कान तोड़ दिया, अब बच्चे का ध्यान टूटे ग्लास पे जाएगा कि अपने टूटे कान पे जाएगा? उसने ग्लास तोड़ा, आपने संबंध तोड़ा।
अब उसका ध्यान ग्लास पे जाएगा कि संबंध पे जाएगा? बोले हो गया यार, इनका इतना ही मतलब है। तो जिस तरह का आचरण हम बच्चे के बचपन से लेके जवानी तक उसके साथ करते हैं, उसके हिसाब से उसको घर छोड़ के चले जाना चाहिए। इसके बावजूद ये बच्चों की उदारता है कि वो माँ बाप के साथ बने हुए हैं। वो बच्चों के चेहरे देखो, हाथों से तालियां नहीं बज रही हैं, चेहरे और आंखों से बज रही हैं। कैन आई शेयर समथिंग है? क्या मैं कुछ बात कर सकती हूँ? कहाँ हो? हाँ यहाँ अधूरा है अभी। अच्छा, अभी आप अधूरा। भैया बच्चे भी साथ में हैं, हाँ। इसके लिए थोड़ी क्लेरिफिकेशन यही हो जाए तो बहुत अच्छा रहे, ताकि हम भी दिल से ही तालियां बजा सकें। हाँ, ये बड़ी बात बड़ी बातें तो मानते हैं, कांच टूटता है तो कुछ नहीं कहते। जैसे यहाँ मंदिर में है, एक अनुशासन के तौर पे चप्पल स्टैंड पे रखने का अभी दोबारा एक बार अनाउंस किया गया। इसी तरह घर पे हम बड़े स्टैंड पे ही रखते हैं और बच्चों से आग्रह है कि वो भी स्टैंड पर ही अपनी चप्पल रखे, और इस बात पर घर पे काफ़ी ये होता है। अब इस लेवल पे आ गई कि छोड़ दिया है और बच्चे जिंदगी बेचारे स्टैंड रख पे देते हैं। रखें, चप्पल नीचे रह जाए चलेगा। भैया तो घर ये के कहते आगे रहें, ये भी कहते रहें, आप भी कहते रहो। मेरा कहना है कि चप्पल स्टैंड पे रखने से कोई बहुत बड़ा फर्क, अभी हम चूंकि बहुत जिंदा रहने के धरातल पर भौतिक रूप से व्यवस्थित होने को व्यवस्थित होना मानते हैं। जैसे आप जीने की जगह में आते हो तो भाव व्यवस्थित हो जाए, विचार व्यवस्थित हो जाए, उसके अनुरूप चप्पल भी व्यवस्थित हो जाएगी। तो चप्पल का व्यवस्थित हो जाना महत्वपूर्ण है कि भाव और विचार का व्यवस्थित हो जाना महत्वपूर्ण है? वो तो हम आज सीख है ना? रहे हैं, यहाँ आकर सीख रहे हैं। हाँ, तो वो आगे तो क्या ऐसे करेंगे। घर के अंदर कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए? जो होना चाहिए पहले उस पर ध्यान जाने की ज़रूरत है। तो एक बात देखिए, बिल्कुल देखिए, मेरे को लगता है कि चाहे बच्चे हमारे साथ हैं, पर मुझको लगता है कि किसी पॉइंट के बाद हम दोस्त हो जाते हैं। हम वो कोई जो बड़प्पन को बिना मतलब ढो रहे होते हैं, शायद उसके बोझ से हम भी दबे हुए होते हैं। मैंने अक्सर, मैं पढ़ाई को लेके बहुत लिबरल हूँ। मेरा बच्चा कम पढ़ता है तो मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझको पता है कि कितना वो पढ़ सकता है और इस पढ़ाई की कुल हैसियत कितनी है। हाँ, आवश्यकता अनुसार ध्यान देने की ज़रूरत तो है। मेरी वाइफ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है इस मामले में, तो उनको लगता था कि बच्चों को बिल्कुल, महिलाएं, अधिकांश परिवारों में महिलाएं पढ़ाई को लेके ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। सामान्य फिनोमिना ये है, क्योंकि जो अभी तक की हमारी अपब्रिंगिंग है उसमें जो असुरक्षा वाला पार्ट है, चूँकि महिलाओं को वो फ्रीडम नहीं मिली, समाज का वो एक्सपोजर, उनको वो आज़ादी नहीं मिली, और पुरुषों का जिस तरह के उनके भीतर अमानवीयता का तत्व है, इसलिए उनको सेफ रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें, नियम बनाए गए। तो महिलाओं के विकास में यदि देखा जाए तो पुरुष बाधा है, क्योंकि पुरुष की वजह से उसके ऊपर बहुत सारे नियंत्रण डालने पड़ते हैं, है ना। तो सही अर्थों में पुरुष का विकास हुए बिना महिलाओं का विकास रुका हुआ है। यदि इन सारी चीज़ों को हम मिला के देखते हैं तो धीरे से ये बात समझ में आती है कि जैसे जैसे हमारा ध्यान अब लौट के, तो मैं ये कह रहा था कि मैं कभी कभी बच्चे के ना पढ़ने की वजह से, मान लीजिए किसी घटना पे, किसी बात पे, मान लीजिए मुझको गुस्सा आ गया और गलती से मैंने अपने बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया बचपन में, ऐसा हुआ है, ठीक। लेकिन मुझको पता चलता था कि अब ये गलती हो गई है, तो आधे घंटे बाद मैं उस बच्चे से माफ़ी मांगता था, किस मनस्थिति में वो गलती हुई वो उसको बताता था, और तुम भी कोऑपरेट करो उससे भी बोलता था। ठीक हो गया? ठीक। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सामने वाला बच्चा नहीं है, उसका शरीर बच्चा है। वो तो हो सकता है हमारा बाप निकले, मतलब संस्कार। एग्रीड, 100%। हंस देते यार, संस्कार पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, संस्कार पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो सकता है हमारे, तो हम एक मित्रवत क्यों ना बात करें। हमारी भी स्थिति कोई पूर्णता की नहीं हो गई है। हम भी यदि लड़की को ये कहना है कि बेटा 9 बजे घर आना है, और लड़की को शिकायत है कि तुम भाई को तो नहीं बोलते हो 10 बजे के पहले घर आना है, हमको बोलते हो 6 बजे घर आना है ना। लड़कियों को ये बहुत शिकायत रहती है। तो हमको बताना होगा, बेटा देखो समाज की स्थिति ऐसी है, इसलिए हमको तुमको ऐसा बोलना पड़ता है। तो यदि आप संवाद करोगे तो बहुत सारी बातें कम्युनिकेट हो जाती हैं। यदि हम नियम और अनुशासन के रूप में बताएंगे तो उस दर से प्रतिक्रिया आना शुरू हो जाती है। तो मुझको लगता है कि बात करने से बात बन जाती है।
बात करने से बात बन जाती है। वो हमको बात करने की ताकत हमारे पास हो, बात करने की समझ हमारे पास हो, दूसरे के सम्मान को बनाए रखते हुए हम कैसे संवाद कर सकते हैं। तो मुझको लगता है कि जैसे जैसे ये घटना हमारे बीच में घटेगी, ये बहुत सारा जो तोड़-फोड़ परिवारों में हो रहा है, या हम अपनी किसी मान्यता के विशेष, ऐसे बहुत सारी घर में बहनों को लगता है कि बस बेटा जब तक आईएएस नहीं बन जाए टेबल से उठे मत। ये गुजरात में कम है। गुजरात में अब पढ़ाई को लेके अब आकर्षण बढ़ रहा है ना, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पढ़ाई को लेके बहुत दबाव है और काफ़ी सारा प्रेशर क्रिएट होता है। तो अधिकांश घरों में पति पत्नी का झगड़ा इस बात को लेके होता है कि पत्नी का दबाव है कि पति ऑफिस से आते ही और अगली सुबह तक बच्चे के साथ बैठा रहे, और पति बेचारा पढ़ पढ़ के पहले से बोर हुआ रहता है उसको लगता है मुश्किल से जान बची इस पढ़ाई से, अब बच्चे के चक्कर में फिर वो फंस जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हैं, तो यदि दोनों में वो समझ वाला कंपोनेंट डेवलप होगा तो हम चीज़ों को बैलेंस कर ले जाएंगे। जो हमारे बीच में जो मैंने सूत्र कहा कि मानव गलती करने का अधिकार लेकर पैदा होता है। जिस चीज़ को हम सही मानते हैं, चप्पल रैक पे निकलना चाहिए, नहीं निकला तो सब खराब है ना। जो सामान जहाँ से लिया उसको वहीं रखो, तौलिया यहाँ रखो, ये चीज़ वहाँ रखो, ऐसा करो वैसा करो, ये दुनिया भर का जितना हमने चीज़ किया, उस चक्कर में वो संबंध भी चला गया जब आपस में कम्युनिकेशन हो सकता है। पूरी फैमिलीज डूज एंड डोंट्स होके रह गई। आपस में कोई संवाद नाम की चीज़ होती है, एक दूसरे की ज़िंदगी में कुछ सुनने समझने की कोई बात होती है, एक दूसरे की ज़िंदगी में हम कहाँ पहुँचे, इतने साल में हमारी है ना, मैं कहाँ, मेरा भाव और विचार की स्थिति कैसी बनी, तुम्हारे भीतर किस किस चीज़ का डर होता है, क्या चीज़ उपलब्धि के रूप में फील होता है, आज का दिन कैसा रहा, आज का दिन क्या उपलब्धि हुई, अपनी भी बताएं, उसकी भी सुने, फिर बाकी चीज़ें ठीक हो जाती। सूत्र है, गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। जब हम बड़ी चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, छोटी चीज़ अपने आप सेट हो जाती। छोटी सी शेयरिंग कर दूं, हम लोग एनआईटी रायपुर के साथ काफ़ी काम किए थे। तो जब हमने पहला शिविर किया था तो हमको यही बताया गया था, तुम जवान लड़के लड़कियों को जंगल में ले जाओगे, पे एक ही शिविर होगा, दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमको कॉलेज के प्रोफेसर्स ने बताया था, है ना, और हम कोई साथ में जाएंगे नहीं। तो मैं कहा तुम कोई मत आना। हमने 60 शिविर किए, 67 डेज। एक बार भी जितने भी बच्चे कॉलेज से आए, लड़के लड़कियां 7 दिन एक कैंपस में। अब रात को तो कोई दरवाज़ा नहीं है ना, कोई भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन एक बार भी ऐसा मौका नहीं पड़ा कि हमको शर्मिंदा होना पड़े। तो हम अपने बच्चों पे भरोसा कर सकते हैं, है ना, इतने कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन जब आप कोई और ऊंची चीज़ सामने दे दो, जब कोई बड़ी चीज़ सामने है नहीं, फिर आप बोलो मोबाइल मत खेलो, मोबाइल मत खेलो। आप भी तो मोबाइल पे लगे रहते हो, आप मोबाइल पे लगे रहते हो, उसको बोलते हो तुम मत लगो। अभी हमारे यहाँ रायपुर में 1-2 परिवार हैं जिनका ध्यान इस बात पे गया, तो उनके घर में अब बच्चा आने वाला है, तो उन्होंने पहले से तय कर लिया कि घर में लैंडलाइन रहेगा, मोबाइल से कोई बात नहीं करेगा। जब घर में रहेंगे तो फ़ोन ऑटोमेटिकली लैंडलाइन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि बच्चा शुरू में जो पैदा होने के बाद और 1-2 साल तक जो कुछ देखता है उसका उसके चित्त पे बहुत गहरा प्रभाव होता है। तो यदि आप उसके साथ बैठे उंगलियां नहीं घुमा रहे हैं दिन भर, तो उसको भी नहीं ध्यान जाएगा। तो यदि हमको सही में बच्चों को ज़िंदगी देनी है, जो हम बच्चों को देना चाहते हैं वो उस वैसे आचरण के साथ हमको होना है। सिंपल सी बात है। हमारा बोला हुआ दूसरे के आचरण में नहीं आ रहा है, हमारा जिया हुआ दूसरे के आचरण में आ रहा है। माइक। इस बात को और विद्यालय घर में ही हो, इसको कोरिलेट करते हुए, तो क्या हम ये कहना की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ अपने घर में, तो माँ बाप की प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, माता और पिता की, उस बच्चे को संस्कार देने की। जब वो 3 साल, बिल्कुल। तो अभी क्या जिस तरह से आजकल हम अपनी बेटियों को बड़ा कर रहे हैं एक करियर माइंड के साथ, वही या बहुओं को, हम सब दुखी होने के लिए संकल्पित हैं।
हमको कोई बचा नहीं सकता, हम दुखी होकर रहेंगे और उसके लिए हम बहुत मेहनत करेंगे, ऐसा हम जी रहे। तो अब हम सारे शिविरों में यही बात कर रहे हैं। देखो हम कैसे हैं, हमने बच्चे पैदा करके भाजपा कांग्रेस को सौंप दिए हैं। हम पैसा कमाने में बिजी हैं, तुम हमारे बच्चों को संस्कार दे देना। और उनका स्तर देख रहे हैं सबका, सारी पॉलिटिकल पार्टियों का, नाली का कीड़ा और बाथरूम का कीड़ा, वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसका मतलब है जिन्होंने बच्चे पैदा किए, यदि वो अपने बच्चों के संस्कार के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो कोई राजनीतिक पार्टी और कोई सैलरी टीचर उसके लिए क्यों जिम्मेदार होगा और क्यों जिम्मेदार होना चाहिए? परफेक्ट। हम लोग गैर जिम्मेदार लोग हैं। क्या मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ यहाँ पर? हाँ जी बोलिए। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उसी के संदर्भ में मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारा जब हम मकान बनाते हैं तो बड़े चाव से बनाते हैं और कहते हैं ये मेरा कमरा, ये बच्चों का कमरा, और बड़ा उस तरीके से बनाते हैं। लेकिन मज़ेदार बात रहती है कि नाम होता है बच्चों का कमरा, लेकिन मालिकियत हमारी ही रहती है। बच्चे अपने कमरे में चीज़ें कैसे रखेंगे, कैसे उसमें रहेंगे और कैसे रखेंगे, उसकी पूरी मालिकियत हम अपने पास रखते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत समय पहले कहीं मुझे ये समझ में अच्छा आया, बोला। उसको ओन कहाँ करवाया? यदि ये तुम्हारा कमरा है, एक तो ये भी थोड़ी सी मेरे को लगता है, मैं आपको रोक रहा हूँ, आप अपना कंटिन्यू रखिएगा जी। एक तो ये भी सोचने की बात है कि यार तुम दोनों साथ सोओगे, उसको अलग कर देते हो। बिल्कुल। उसको नहीं लगता है कि मेरे को साथ में सोना है? बिल्कुल। इसका मतलब है कि अलग जाना है तो तुम जाओ, वो तो साथ में सोएगा। ये मैं तो बच्चे का कमरा अलग नहीं होगा, तुम्हारा कमरा अलग होगा। ये जो अभी का कल्चर चला है ना, मुझको ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, बात आप तक पहुंच रही है। इसका मतलब है कि बच्चा तो किसी उम्र तक माँ बाप के साथ ही, माँ के साथ ही सोएगा। किसी एक निश्चित आयु तक वो माँ से अलग नहीं होगा। यदि आपकी आवश्यकता है तो आप दूसरे कमरे में बैठ के पढ़ सकते हैं, दूसरे कमरे में कोई दूसरे काम कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को दूसरे कमरे में भेज देना और आप दोनों का परमानेंट साथ रहना, इस पे हमको विचार करना चाहिए। कैसा लगता है सभा को? हालांकि हम ऐसा, मैं ये नहीं कह रही कि ये 5 साल के बच्चे या 10 साल के बच्चे की बात है, हम 15 साल या 18 साल के बच्चे को भी अलग कमरा दे देते हैं, तब भी मालिकियत हमारी रहती है कि तुम ऐसे रहो, तुम्हारे कपड़े क्यों फैले हुए पड़े हैं, तुम्हारी किताबें क्यों बिखरी हुई पड़ी हैं। यहाँ तक की एक बेवकूफ़ी है, मैं इससे बड़ी वाली बेवकूफ़ी बताता हूँ। थ्योरी ऑफ एंट्रोपी के नाम से वो थ्योरी कहती है कि संसार में सब कुछ अव्यवस्थित होने की ओर जा रहा है, इसलिए आप कोई व्यवस्था की बात मत करो। एक दिन ऐसे ही मैं खाली बैठा था तो मैंने YouTube में थ्योरी ऑफ एंट्रोपी डाला। उसने जो दिखाया वो बड़ा मज़ेदार था। उसने दिखाया कि एक लड़का एक कमरे में रहता है और जैसे जैसे वो कमरे में रहता है कमरा अव्यवस्थित होता जाता है। इसका मतलब ये संसार अव्यवस्थित होने की ओर जा रहा है। आदमी की नॉर्मल टेंडेंसी अव्यवस्थित होने की है, इसलिए फिर कुछ कुछ और एग्जाम्पल ले आते हैं। यदि ये अव्यवस्थित होने की तरफ जा रहा है तो लेकिन आप अपने भीतर से समाज में व्यवस्था की अपेक्षा रखते हैं कि ये अव्यवस्थित होने को आप स्वीकारते हैं। मुझको सब जगह व्यवस्था की अपेक्षा है। मेरा मन व्यवस्थित रहे, मेरा परिवार व्यवस्थित रहे, मेरा कॉलेज व्यवस्थित रहे, मेरे कपड़े व्यवस्थित रहें, मेरी गाड़ी भी व्यवस्थित रहे, और संसार अव्यवस्थित होने की ओर जाएगा। हम कुछ भी बात करते हैं, इलॉजिकल बात करते हैं, है ना। ये पूरी सृष्टि अपने आप में व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है, इसलिए हजारों साल से चल रही है। कभी भी घोषणा करते रहते हैं, कभी 84 में सब मर रहे थे, कभी 2012 में मर रहे थे, है ना। ये नई नई थ्योरीज ला के, और बहुत सारा ये मार्केट क्रिएट होता है जहाँ की आदमी को भय से किसी मार्केट को क्रिएट किया जाए और फिर कुछ दिन चीज़ें चल जाती हैं। तो इसका मतलब है कि प्रकृति को समझने का तो ये समझ में आया, जिंदा रहने के धरातल पर एक व्यक्ति हमेशा अव्यवस्थित ही रहेगा, क्योंकि उसके भाव और विचार के लिए अपना घर उपलब्ध ही नहीं है। वो किसी पड़ोसी के घर में जाएगा, वो कपड़ों में जाएगा, वो शरीर में जाएगा, उसका ध्यान शरीर की ओर है, उसको व्यवस्था समझ में नहीं आई है। सृष्टि अपने आप में व्यवस्था है, उसमें मैं एक इकाई हूँ, मैं भी व्यवस्थित हो सकता हूँ।
एक जीने के धरातल पे जीता हुआ व्यक्ति हमेशा व्यवस्थित रहेगा। यदि इतना अव्यवस्थित होता तो हमारे घर कचरा घर हो जाते, हमारे घर साफ सुथरे हैं अभी भी जिंदा रहने के धरातल पर भी। इसका मतलब है कि वाकई में हमको एक बार, जैसे आपने बात कहने की शुरुआत की, इससे हमारा ध्यान चीज़ों पे जाने लगा, अब हम सोचना शुरू कर दिए। तो इसका मतलब है कि अब हर चीज़ पे सोचेंगे, और अकेले सोचेंगे कि परिवार के साथ मिल के सोचेंगे, अपने बच्चों के साथ बैठ के सोचेंगे इस मुद्दे पे अपने को क्या करना चाहिए। इस मुद्दे पे हम बात तो कर रहे हैं बच्चों की, जो इन्होंने ओनरशिप की बात कही, क्यों नहीं बच्चे को घर की सारी चीज़ें हम सौंप देते। इलेक्ट्रिशियन आता है तो आप खड़े रहते हो, बच्चे को घर के बिलिंग से लेके घर के पैसे बच्चे के हाथ में दे दो, सारा पैसा बच्चे के हाथ में दे दो, खर्च करो, उसको इकोनॉमिक्स समझ में आए, उसको पैसा समझ में आए, उसको जिम्मेदारी समझ में आए। यहाँ पर कीवर्ड कंट्रोल है, क्योंकि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि डरा हुआ आदमी हमेशा कंट्रोल करता है। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ कंट्रोल में रखूं। हम असुरक्षित माँ बाप हैं, इसलिए डरे हुए हैं, इसलिए लोग क्या कहेंगे इससे डरे हुए हैं, बच्चा गलती ना कर दे इससे डरे हुए हैं। हम डरे हुए लोग हैं, स्वयं में विश्वास की कमी के साथ हैं। अपना विश्वास बढ़ेगा तो दूसरे को गलती करने का स्पेस देंगे। बचपन में छोटी गलतियां कर लेगा तो बड़ा होके बड़ी गलतियों से बच जाएगा। बचपन में छोटी गलतियों से बचा दिया तो ये बड़ी गलतियां करेगा। और गलती करने के बाद बात करने के लिए हर गलती अवसर है समझदारी की बात करने का। गलती हो खुशी मनाओ, अब बैठ के बात करेंगे। गलती करने के बाद आदमी का विंडो खुला रहता है, वो सुनने के लिए तैयार रहता है, उस समय थोड़ी सी बात हो जाए। तो गलती करने के पहले मत रोको, गलतियां होने दो, बचपन में छोटी गलतियां होने दो। जब भी गलती होती है उस पे उपदेश मत दो, केवल चर्चा करो। हाँ जी, वो भाई कुछ कहना चाहता था। हाँ, ये मुझे बहुत सुंदर बात लगती है कि हमने कल भी कैसे इसको रिलेट करा। तो कल के चर्चा से अगर हम इसको रिलेट करना चाहें, हमने ना किसी को कुछ मान रखा है। मैंने इसको अपना भाई मान लिया, मैंने इसको अपना बेटा मान लिया, मैंने इसको अपना बहू मान लिया, मैंने इसको अपनी सास मान लिया, व्हाटएवर। हमने ना ऐसे परिवार में ऐसे रिलेशंस को कुछ मान रखा है और उनके लिए कुछ स्टीरियोटाइप्स बना के रखे हैं। बेटा है तो ऐसा रहेगा, इसको ऐसा जीना चाहिए, नहीं मैं नहीं बदलूंगा, ब्लेम गेम। क्योंकि नहीं, हमने ना अपने संबंधों को बहुत लिमिटेड करके रखा है। हम मानव को मानव की तरह नहीं ट्रीट कर पा रहे हैं अभी भी अपने घरों में। कौन सी क्लास में हो? 10th। गुड, थैंक यू। वो क्योंकि ये घरों में बात आती है कि ये हम लोगों ने देखा कि टीचर्स के प्रति, पेरेंट्स के प्रति हम लोग हमारा रिस्पेक्ट घटता जा रहा है युवा पीढ़ी का। देखिए ये बात तो एकदम सही है कि, और मेरे मन में पूर्ण रूप से रिस्पेक्ट है मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे टीचर्स के लिए। और किसी का कोई भी ज़्यादा समझदार होना, कम समझदार होना, इससे रिस्पेक्ट में कहीं भी कमी आना दिखाई नहीं देता मुझे। किसी के भी समझदारी लेवल से किसी के प्रति रिस्पेक्ट कम या ज़्यादा होना तो मुझे दिखाई नहीं देता। किसी की भी कितनी भी समझ है, मुझे उस व्यक्ति को मानव की तरह ही ट्रीट करना है। ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली हमारे शायद परिवारों में एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। थैंक यू। मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगी। आप कहाँ हो? शिवांगी यादव, और मैं अभी BSc BEd कर रही हूँ फर्स्ट ईयर RI से। और मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि हम लोग भी अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो हम लोग भी उनको भी गलतियाँ करने का स्कोप नहीं देते हैं। जैसे अगर हमें दिख गया कि किसी टीचर ने कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया तो हम उसको पकड़ के बैठ जाएंगे, हम उसके थ्रू नहीं देखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स को हम मानव की तरह देखें तो हमें उनको भी गलती करने का स्कोप देना है। जैसे कुछ चीज़ें हैं सच में कि हमें कुछ चीज़ें क्लियरली दिखती हैं या हमारे पास कुछ मान्यताएं नहीं हैं, तो हम अपने पेरेंट्स को भी स्कोप नहीं देते हैं उसकी गलती करने का, फिर हम उसके लिए मतलब विरोध में चले जाते हैं। देखिए, बचपन में एक कहानी सुनी थी, बंदर और टोपी वाला, उससे सीखे नहीं अपन।
आप जैसी टोपी अपने सर पे रखते हो वो भी अपने सर पे रखता है, जैसी आप दूसरे के सर पे रखते हो वो भी आपके सर पे रख देता है। तुमने गलती की है, वो कहता है तुम भी करते हो। बेटा मुझसे ही गलती हो गई, हाँ पापा मुझसे भी हुई थी, खत्म। हमने कहाँ बोला? जितना हमने आप बड़ों की तरफ कहने की कोशिश की उतना इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं हमको भी स्पेस देना है, तो बात बन गई ना। तो मैं वही करूं जो मुझको करना है, दूसरे के करने को मैं तय करने की कोशिश नहीं करूं। मुझको सही आचरण के साथ जीना है, मेरे आचरण में कमी है, मैं उसके लिए प्रयास करता हूं, मैं इसको स्वीकार लूं और मैं अपने बच्चे के सामने इसको स्वीकार लूं। देखिए मैं वो बाप हूं जिसने शादी के 3 महीने बाद रिज़ाइन किया और 3 महीने के बाद रिज़ाइन करके सालों साल ज़िंदगी की तलाश में बहुत उठापटक से गुजरे। तो एक पति अपने घर में समय देता है, पैसा देता है, मैंने दोनों ही नहीं दिया, ना समय दिया ना पैसा दिया। मैंने आज तक अपनी पत्नी के साथ 27 साल में केवल 2 फिल्म देखी, आज तक 5 रुपए का गिफ्ट नहीं दिया, आज तक ऐसा कहीं घूमने घुमाने गए ऐसा भी हमको एक आध बार छोड़ के, जो शादी के समय होता है उसको छोड़ के। और मैं तो अपनी वाइफ को हनीमून मनाने के लिए हरिद्वार ले गया था, क्योंकि मेरी वही पसंद की जगह थी। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जब भाव का आदान प्रदान होता है, जब बड़ी चीज़ आपस में आदान प्रदान होती है तो छोटी चीज़ का महत्व नहीं बचता है। अब मैं क्या गिफ्ट दे दूं जब जिंदगी ही दे दी तो? लेकिन सही अर्थों में जिंदगी दे दी ऐसा सामने वाले को भी तो एहसास हो, है ना। शादी होने का मतलब है, लोग बोलते हैं विवाह संबंध कैसे सफल होगा, मेरे को लगता है बस एक ही लाइन का काम है, पत्नी को यह एहसास हो जाए कि तुमसे महत्वपूर्ण मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं है, बस हो गया। पति को भी वो अपने को इतना ही करना है, बाकी तो उधर का काम अपने हाथ में नहीं है, उधर का सुनिश्चित करना अपने हाथ में नहीं है। मुझको ये सुनिश्चित करना है कि तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। तो मुझको लगता है कि जो बेटे ने बात कही कि सही अर्थों में जब हम एक दूसरे को मानव के रूप में देखते हैं तो हमारे जीने का तरीका, हमारे भाव की क्वालिटी बदल जाती है। इसलिए मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जिंदा रहने के धरातल पर, संवेदनशीलता के धरातल पर भाव फिजिकल लेवल का है। तुम मेरे बेटे हो क्योंकि तुम मेरे शरीर का हिस्सा हो, तुम मेरी बहन हो क्योंकि जहाँ से मेरा शरीर आया वहाँ से तुम्हारा शरीर भी आया। हमारा दोनों एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक ही है, ऐसा हम पहचानते हैं। तो बेसिकली अभी जब हम आपस में संबंध पहचाने हुए हैं तो हम शरीर के साथ संबंध को पहचाने हुए हैं। शरीर की निरंतरता नहीं है, इसलिए शरीर के साथ जुड़े हुए किसी भाव की निरंतरता नहीं है, हो नहीं सकती। एक बच्चे के साथ आपका जुड़ाव कैसा है? आप उसको कभी अपने हाथ से खाना खिलाते हो, कभी अपने हाथ से नहलाते हो, कभी कपड़े पहनाते हो। एक दिन वो खाना, कपड़ा पहनना सब अपने हाथ से करने लगता है। अब आप क्या करोगे? तो जो अभी संबंध है, जिंदा रहने के धरातल पर जो संबंध है वो मोहवश है, शरीर के साथ जुड़ाव है। इसके शरीर बदलता है, इसलिए वो भाव भी बदलता है। कभी उसी बच्चे के लिए मंदिर और दरगाह में प्रार्थना की थी, कभी लगता है तुम होते ही क्यों नहीं मर गए। जब गुस्सा आता है तो क्या क्या नहीं बोल देते हैं घर में। इसका मतलब है जब तक मानव के रूप में नहीं पहचानते, है ना, तब तक वो उसके जीने वाले पार्ट को नहीं पहचानते। जब तक जीने वाले पार्ट को नहीं पहचानते हैं तब तक भाव की निरंतरता नहीं है। इसलिए संज्ञानशीलता के धरातल पर भाव की निरंतरता है, संवेदनशीलता के धरातल पर किसी भाव की निरंतरता नहीं है, किसी के साथ नहीं है, हो नहीं सकता। तो अब समझ में आया है कि हमारे भाव की क्वालिटी, इसलिए हमको हर एक पे, किसी एक के साथ भी हमको संबंध में स्थायित्व नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी कभी भी बदल सकता है। गुस्सा आता है तो कितना एक्सट्रीम लेवल का विचार अपने में चलता है, प्यार आता है तो लगता है कि सब कुछ इसके लिए कर दें, और ये 1 घंटे में ही हो सकता है। इसका मतलब है जो मानव के रूप में स्वीकारना है तो
तो मानव की समझ होने से वो स्थिति आएगी, है ना। अभी तो हम शरीर से संबंध को पहचानते हैं, मानव के रूप में संबंध को नहीं पहचानते। बढ़िया, गुड। तो कहाँ पहुँचे? इतनी सारी बातें हो गई, कहाँ से निकल आई इतनी सारी बातें? ये घर विद्यालय हो रहा है। तो घर विद्यालय होने का मतलब है बच्चा आँख खोलने के बाद घर में एलसीडी नहीं देखे, व्हाइट बोर्ड 6:4 का देखे। एक मिनट, छोटा बच्चा लिखना चाहता है। यदि छोटा बच्चा देखोगे, सबसे अधिक वो माँ बाप और टीचर की एक्टिंग करता है। घर में बच्चा टीचर की एक्टिंग कर सके, इसके लिए बोर्ड जरूरी है। मैं कहता हूँ कुछ मत करिए, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनकी हाइट के अनुसार 6:4 का व्हाइट बोर्ड लगा दीजिए, पेन वहाँ रख दीजिए, आपके बच्चों का रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा। कुछ मत करिए। दीवार पे उसकी पेंसिल लग गई, है ना, उसके बाद तो कितनी हाय तौबा घर में होती है, दीवार गंदा कर दिया और यूँ कर दिया। आप नहीं करते होगे, आप अच्छे हो, लेकिन सब तमाम प्रॉब्लम घरों में आती हैं। तो बच्चे को लिखने का मन तो है और वो टीचर की तरह लिखना चाहता है। हमारे मित्र हैं साधन भट्टाचार्य, उनकी बेटी है, वो स्कूल से लगभग 2 बजे के आसपास आती है, खाना खाया, सो गई, उठ गई। 4 बजे से 6 बजे उसकी क्लास चलती है। यदि आप दूर बैठ के सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि एक टीचर क्लास में पढ़ा रही है और वो टीचर की तरह ही क्वेश्चन पूछती है, टीचर की तरह ही डांटती है और पूरी डेट डाल के, टॉपिक डाल के, सारा ऐसे ही बिल्कुल पूरी क्लास लेती है रोज, और वो अकेली होती है, अकेली। अभी वो ओलंपियाड में इंटरनेशनल रैंकिंग पे आई है, क्योंकि वो जो क्लास में टीचर रोज पढ़ाती है उसको घर में आके वो बोर्ड पे पूरा रिपीट कर डालती, क्योंकि उसको वो टीचर बनने का, वो जो टीचर जो सबको पढ़ाती है और जो कमांड करती है, वो जो लीड करता है। देखो बच्चा जन्म से, क्या कारण है कि एक बच्चा ज्ञान के मामले में माँ बाप से ज़्यादा टीचर को वैल्यू करता है? क्या कारण है? हमने तो ट्रेनिंग नहीं दिया उसको। इसका मतलब है कि बच्चा जन्म से जिज्ञासु है बाय नेचर। जो बोर्ड पे खड़ा होके या जो दूसरे कोई बोलता है और बाकी सुनते हैं, वो इस चीज़ को पहचानता है। शिविर में 2 साल के बच्चे आते हैं माँ बाप के साथ, वो शिविर लेने वाले व्यक्ति को बिल्कुल अलग रिस्पेक्ट देते हैं, बाकी लोगों को अलग रिस्पेक्ट देते हैं, जबकि उसको क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो ये पहचानता है कि ना ये एक आदमी बोलता है, बाकी सुनते हैं, इसका मतलब ये खास है। ऐसा 1.5 साल का बच्चा भी पहचानता है। इसका मतलब है कि ज्ञान की प्यास मानव में है, और जब भी कोई एक आदमी ज्ञान देने की जगह में आता है, ज्ञान, है ना, तो एक बच्चा आप सोचिए कि बचपन में बच्चा छोटा रहता है, आप बच्चे को मार देते हैं तो माँ के आंचल से वापस लिपट जाता है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो रूठ के दिखाता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है तो आंखें दिखाता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है तो हाथ पकड़ लेता है। इसका मतलब है कि जिस संबंध की अपेक्षा उसने आपसे की थी, उस संबंध का निर्वाह आपने नहीं किया। और जिस तरह से बच्चा माँ बाप को लड़ते हुए देखता है, घर में जो कुछ हो रहा है उस सब माहौल को देखता है, उससे वो बहुत पीड़ित होता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ ऐसा कि जब किसी बच्चे को पहला चांटा पड़ा होगा, पहला चांटा, तो 440 वोल्ट का करंट कैसे गया होगा, क्योंकि वो तो बहुत विश्वास के साथ प्रस्तुत होता है ना। तो कैसे हम मुझको लगता है कि सबसे ज़्यादा समझदार लोग, 1 से 5 साल में सबसे ज़्यादा समझदार आदमी चाहिए उसको, उसके बाद थोड़ी समझ में कम वाला होगा तो चल जाएगा। एक छोटे बच्चे के साथ सबसे अधिक समझदार आदमी चाहिए, सबसे अधिक समझदार आदमी की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय वो बिल्कुल अपने आप को गढ़ रहा है, जो भी कुछ सामने आ रहा है उसको 100% लेने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए कोई गाली नाम की चीज़ नहीं है, ऊंचाई नीचाई नहीं है, आग और पानी का फ़र्क नहीं है, उसके लिए उस समय कोई चीज़ का फ़र्क नहीं है। इसलिए लैंडमार्क में जो एक बात बोलते हैं, लाइफ इज़ एम्प्टी एंड मीनिंगलेस। यदि बहुत समग्रता में देखेंगे, टोटलिटी में देखेंगे,
तो उसका मीनिंग वैसा नहीं है। उसका यदि वैसा देखेंगे तो पूरी प्रकृति में आदमी के हर इकाई के होने का कोई अर्थ है और वो अर्थ पहले से निश्चित है। तो यदि समग्रता में देखेंगे, टोटलिटी में देखेंगे, तो हर चीज़ के होने का अर्थ पहले से निश्चित है, हमको केवल उस अर्थ को पहचानना है। लेकिन जब लैंडमार्क फोरम में ये बोल रहे हैं कि लाइफ इज़ एम्प्टी एंड मीनिंगलेस, उसका मतलब इतना ही है जिसको पॉजिटिवली लूँ, हालांकि वो स्टेटमेंट ठीक नहीं है। उसको यदि पॉजिटिवली लूँ तो इसका इतना ही मतलब है कि जब बच्चा पैदा होता है वो खाली है, उसमें जो भी डाला, जो भी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। वो सब कुछ को सच्चाई की तरह ही मानता है। घर में गाली दी जाती है तो वो गाली देने लगता है, उसको नहीं पता कि ये गाली है। तो इसका मतलब है सबसे बड़ी घटना ये है और सबसे बड़ी गिफ्ट किसी परिवार में अपने बच्चों के लिए ये है कि जब एक बच्चा किसी परिवार में पैदा होता है तो उस परिवार के लोग किसी श्रेष्ठ आचरण के साथ जीते हुए हैं। ये उस बच्चे के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। यदि ऐसा हो गया तो इन शिविरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये शिविर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएं। ये परिवार में ये वाला शिविर नहीं चलता है, परिवार में आचरण शिविर चलता है ना। परिवार में तो आचरण ही काम आता है, भाषा कम काम आती है ना। इसका अर्थ है सही अर्थों में जीने को हम ले सकें। और मैं अभी भी कहता हूँ जो भी परिवार पूरे एक साथ आते हैं उनके फैमिलीज़ में तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी होने लगता है। सॉरी नहीं, सॉरी सर, चर्चा काफ़ी आगे बढ़ चुकी है मेरा जो सवाल था उससे, और बहुत सारे उत्तर भी मिल चुके हैं। पर ये सवाल चूँकि मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है और संबंधों में अतृप्तता का ये एक ही रीज़न है, इसलिए मेरा पूछना जरूरी है, मैं पूछ रहा हूँ। 2 सवाल है सर कि बच्चा हमसे सीखता है और पेरेंट्स से सीखता है वो सब चीज़ें, और पेरेंट्स को ही देख के वो वैसा बनता है, ये हम देख रहे हैं। अभी 2 पेरेंट, एक पेरेंट अगर ऑर्गेनाइज है, एक पेरेंट काइंड हार्टेड है, दोनों अच्छी क्वालिटीज़ है। एक पेरेंट ऑर्गेनाइज्ड है, एक पेरेंट काइंड हार्टेड है। तो बच्चे ने ऑर्गेनाइज नहीं लिया, काइंड हार्टेड लिया, समझ लीजिए वो एब्जॉर्ब कर लिया उसने। फिर दूसरे पेरेंट मतलब सॉफ्ट स्पोकन है और एक पेरेंट समझ लीजिए सेल्फ कॉन्फिडेंट है, तो उसने फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस लिया, सॉफ्ट स्पोकन नहीं लिया। सो ही कीप्स ऑन एब्जॉर्बिंग समथिंग और द अदर फ्रॉम ईदर ऑफ द पेरेंट्स। उस पर हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है। सो दैट्स वन। बट अगर हम नियम की बात करते हैं जो आपने सिखाया सुबह कि नियम अपरिवर्तनीय होता है और वो यूनिवर्सल रहे, लॉजिकल रहे, रिप्लेसेबल रहे, प्रैक्टिसेबल रहे और रेप्लिकेबल रहे और वेरिएबल भी रहे, तो ऐसे कुछ नियम पेरेंट्स को जब लगते हैं कि ये नियम जैसा ऑर्गेनाइज रहना, मुझे लगता है सेल्फ डिसिप्लिन या स्वयं अनुशासित रहना स्वयं में विश्वास रहने के बराबर ही है। आपका स्वयं में अगर विश्वास है तो आपको जीना आ गया, और आप स्वयं अनुशासित हो तो भी वो जीने में उतना ही कंट्रीब्यूट करता है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर मेरा बच्चा वो नियम से नहीं ज़िंदगी सीख रहा है तो मैं उसको अगर सिखाना चाहूँ तो क्या वो गलत है क्या? एक चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर बच्चा समझ लीजिए कोई आग है, आग लगी है और उसके पास जा रहा है, वो मेरे समझाने से, प्यार से बताने से वो नहीं रुक रहा है, तो क्या मुझे कठोर शब्दों में, मेरा प्यार है उसके पीछे, इसका हाथ आग से जलना नहीं चाहिए, तो मुझे कठोरता यूज़ ज़रूरत ही नहीं है भाई। हमने ये माना ही नहीं है कि ये बच्चा कोई सीखने समझने के लिए है, इसकी समझने की ताकत है, इसके पास समझने का अनलिमिटेड पोटेंशियल है, इसका शरीर छोटा है, ये छोटा नहीं है ना। यदि इतना फ्रेम आगे चलेंगे तो बनेगा। फिर आप इतना ही तो करना है कि आग है, थोड़ी सी उंगली आग के पास ले जाके दिखाना है, इतना ही तो करना है, उतना तो करने की ज़रूरत भी है। तो इससे पहले कि वो कोई गलती करे इस तरह की, ऊंचाई से नीचे एक बार गिरने दीजिए, गिर के समझ में आ जाता है। मैं वही कह रहा हूँ, छोटी गलतियाँ करने दीजिए ताकि कल बड़ी गलतियाँ नहीं करेगा।
तो सर- चर्चा अपने समझे हुए होना। देखिए ये सिंपल सी बात है, जब हमारे अंदर एक स्वयं के प्रति विश्वास होता है ना, तो हम दूसरे को लिवरेज देते हैं, दूसरे को गलती करने का अवसर भी प्रदान करते हैं, क्योंकि फिर हम डरते नहीं हैं। हमको पता है कि मैं हैंडल कर लूँगा, कुछ ज़्यादा कुछ खराब होने वाला नहीं है ना। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बच्चे की बस घर नहीं पहुँची और वो 15 मिनट लेट हो गई, तो फिर मम्मी को कैसा लगता है? बच्चे की बस आधा घंटा लेट हो गई, तो फिर मम्मी के चित्रण में क्या क्या आता है? तो मम्मी को अपने चित्रण में दिखता है कि बस उल्टी है, चारों चक्के ऊपर हैं और बच्चा खिड़की से बाहर निकल रहा है, और इसको फ़ोन लगाओ, उसको फ़ोन लगाओ, उसके दोस्त को फ़ोन लगाओ, क्यों देर से हो गया। और अक्सर होता है कि वो 10 मिनट में फिर आ जाता है। ठीक है, तो आपके भीतर की ये मम्मी हो या पापा हो, आपके भीतर की इनसिक्योरिटी की वजह से आप अनावश्यक नेगेटिव चित्रण करते हैं और अनावश्यक घर में कोहराम पैदा कर देते हैं। उससे पूरा परिवार अनईजी हो जाता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने इनसिक्योरिटी वाले पार्ट को हैंडल करें, ना कि घर में कोहराम मचाए। तो जितना जितना हम स्वयं में विश्वास के साथ, यार आधा घंटा इंतज़ार करो, पौना घंटा इंतज़ार करो, फिर भी कुछ है तो अब देख लो क्या, और फिर भी आराम से देखा जा सकता है। लेकिन हर बात बहुत घबरा के करना, हर बात बहुत परेशान होकर करना, हर बात बहुत दोषारोपण करके करना, तुम ध्यान नहीं देते हो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्योंकि शायद हमको विचार और व्यवहार, भाव विचार और व्यवहार का कोई अभ्यास नहीं है। तो यदि इस पे हम बात करना शुरू करेंगे तो अपने आप ही हमारा बहुत सारा ध्यान चला जाएगा। जैसे सिंपल सा सूत्र है, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होना ही मेरी अयोग्यता है। अब जैसे ही आप जिंदगी में जिएंगे और कोई ऐसा व्यवहार कर रहा होगा, अचानक आपका ध्यान चला जाएगा और वहीं आप ठहर जाओगे। केवल इतना सा याद करने से कुछ काम आता है। तो जिस तरह से हमने शरीर के लिए, जो लोग बुज़ुर्ग हैं, घर में चल नहीं सकते, तो बाथरूम में भी वो पकड़ने वाला लगवाते हैं, है ना, घर की टाइल्स भी ठीक रहें, हम उसके अनुसार इंतज़ाम करते हैं। उसी अनुसार जब हमारे को ये समझ में आएगा यार जीना कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जीना मिसिंग है, इसलिए गड़बड़ हो रही है, तो हमारा सारा ध्यान, अभी हम घर को चमकाने में लगे हैं, शरीर को चमकाने में लगे हैं, फिर जिंदगी चमकाएंगे। घर में वाइट मार्बल, जिंदगी एकदम काली की काली, ये तो नहीं चलेगा ना। जिंदगी भी वाइट हो, वो तो बाल भी सफ़ेद होते हैं, उसको भी सफ़ेद नहीं रहने देते, उसको भी काले कर देते। तो इसका मतलब ये हुआ यार किसी उम्र में बाल सफ़ेद होते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, अभी तो इसको एडिकेट बोलते हैं कि किसी उम्र में बाल सफ़ेद होने के बावजूद भी आपको बाल काले रखना चाहिए, आप काले नहीं रख रहे हैं तो ये सभ्यता नहीं है। ऐसा मेट्रो में ये ऐसा स्थापित हो रहा है। हाँ, ये नया आया, मैं भी अभी भी सुन के आया हूँ। यदि आपके बाल सफ़ेद हैं और सफ़ेद बाल से आप समाज में मूव कर रहे हो, ये खराब लगता है। तो जब हम बहुत शरीर पे ध्यान देने लगते हैं और शरीर के ढंग से सोचने लगते हैं तो फिर ऐसा सोचना ठीक भी लगता है। हाँ जी, कि आपने बोला कि बच्चों को आप दीवारों पे पेंसिल से लिखने देते हो कि नहीं, तो मेरी 3 बच्ची है, तो हम हर साल वो पेंट कहते हैं कि ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, इसलिए हम हर साल चूना करवाते थे, क्योंकि वो मेरी बच्चे हाइट के हिसाब से ऐसे चित्र दौड़ते थे, हम खुश होते थे और उसके फ़ोटो भी लेते थे, एंजॉय करते थे। दूसरी बात, बोर्ड रखते थे तो तीनों के अलग अलग रहते थे। तो उसके पापा जब शाम को आते थे तो बीच वाली लड़की हमारी बहुत कम बोलती थी पहले से, तो वो अपना जो भी दिन का जो दोनों दीदी से बात हुई, मेरे से बात हुई, गुस्सा है कि हैप्पी है, वो दौड़ के रख देती थी चित्र और शाम को आके वो देख लेते थे, ऐसे करते थे, पापा देखो। तो वो अभी भी ड्राइंग में बहुत मस्त है और वो उसकी जो फीलिंग्स है वो छोटे ही, अभी हमारे घर में ऐसा है कि वो जो भी बोलेगी परफेक्ट बोलेगी, ना इधर का इधर ना इधर का उधर, जो है वो ही बोल देंगी। तो चित्र का उसका बहुत प्रभाव है। और तीसरी बात यह है कि मेरी तीनों बच्चियाँ जब छोटी थी तो मोहल्ले में मिट्टी में खेलती थी, तो सोसाइटी में बोलते हैं देखो इसकी लड़कियाँ तो देखो, इसकी लड़कियाँ तो कुछ बोलती नहीं है,
तो हमने उसका पॉजिटिव उकेल लिया कि हमने ट्रक भर के रेती अपने बगीचे में डलवा दी। तो वो उसका अच्छा रिएक्शन ये पूरी सोसाइटी की महिलाएं और लड़कियां दोनों आ जाती थी, शाम को 4 बजे से आ जाती थी, 8 बजे तक रुकती थी। आप कहाँ रहते हैं? अहमदाबाद, शीलज, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। अहमदाबाद। तो दो चीज़ें हो गई। हाँ। एक 6 चार्ट का व्हाइट बोर्ड और आधा ट्रक रेती और मिट्टी भी डालते थे। तो सब बहनें अपने बचपन की यादें, वो जो बड़ी बहनें होती है वो भी अपने बचपन की यादें पैर रख के ऐसे मिट्टी से दबाती और एंजॉय करती है। तो अभी भी याद करती है वर्षा बहन कैसा मजाक करते थे हम। तो ये अच्छी बात है, तो हमको भी अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। तो सबसे बड़ी बात है नहीं है, वो कैसे? समझना बड़ी बात है। समझने के लिए पढ़ना जरूरी है। नहीं, क्योंकि पढ़ना मेरे साथ आजकल खेल लगता है मुझे। है पढ़ना खेल लगता है मुझे। हाँ, हम भी खेल ही रहे हैं, हमको भी खेल ही लगता है। ठीक लगता है आपको? आपको ठीक लग रहा है? हमारे विचार काफ़ी मिलते हैं। उसको खेलते खेलते हाथ में लग गई, 8 स्टिच आए। अभी भी वो किसी को भी ये बढ़ चढ़ के बोलती है, मैं वहाँ से गिरूँ तो मुझे स्टिच आता है, मैं वो करूँ तो मुझे लग जाती है। वो सुधरती नहीं है, अपने आप से वो और भी करती है। मतलब 2 साल की थी, उसने सिर में लगा लिया। 4 साल की हुई, उसने हाथ में लगा लिया। 6 साल की हुई, उसको स्टिच आ गए। मतलब उसका वो चीज़ बढ़ता जा रहा है, सुधरती नहीं है वो। घर की हिस्ट्री समझना पड़ेगा। उसको सब समझाते, बच्चा ऐसा मत करो, आपको लग जाती है। तो आप मत समझाइए, ऐसे भी आपके समझाने से कुछ हो तो रहा नहीं है। हाँ, जो होना हो ही जाने दो, क्या है, कुछ नहीं होगा। जितनी हम उस पर ज़्यादा बात करते हैं ना, उतना बच्चे को लगता है कि इस माम ऐसे ही मेरे पे ध्यान देते हैं। वो अटेंशन सीकिंग का भी रहता है। और कभी बचपन में चोट लगी थी ना, हमको याद था, मैं अपनी आपको बताता हूँ। एक बार बचपन में चोट लगी और पट्टी वट्टी बंध गई। जब पट्टी बंधने के बाद ना सबने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मेरे को पट्टी से भी प्यार हो गया। तो जब वो ठीक हो गया तो पट्टी उतरने वाली थी, तो मेरे को दुख हो रहा था, यार अब कोई पूछेगा नहीं। तो हाँ जी, आगे बढ़ें। तो घर विद्यालय हो गया। कितने लोगों को लगता है कि मेरा घर विद्यालय हो जाने की आवश्यकता है? और कितने माँ बाप को लगता है कि हमको विद्यार्थी हो जाने की आवश्यकता है? हेलो। बढ़िया, थैंक यू। हेलो सर। हाँ सर, कहाँ हो आप? नितिन हाँ। विसनगर से। हाँ। कि जो करने बच्चे करते करने दीजिए, दिक्कत वहाँ पे नहीं है। इनसिक्योरिटी हम फील कर रहे हैं। कैसे? हाँ। तो बच्चे को खेलते खेलते लग गया, खेलते खेलते लग गया। हाँ। आँख में लग गया उसको। हाँ। तो उसकी आँख चली गई, तो बाद में क्या होगा भविष्य में? भैया कब किसका क्या होगा आप रोक नहीं सकते, मतलब है ना। ये नेगेटिव एग्जाम्पल दे के आप मुझको डराने की कोशिश मत करो, है ना। कब किसके साथ क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। और कोई बच्चा इस तरह के खेल में, सारे बच्चे खेलते हैं, अभी तो बहुत कम खेलते हैं। वो गांव के समय में कोई पेड़ पे चढ़ा बैठा रहता था, कोई दीवार से कूद जाता था। हमारे बचपन में हम क्या क्या किए हैं, अभी के बच्चे तो उसके बहुत आसपास भी नहीं हैं। हम सब ठीक ठाक हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। हम अनावश्यक डरे हुए हैं, प्रॉब्लम हमारी ज़्यादा है। हाँ, बहुत सारी उपयोगी बातें आपने शेयर की। आवश्यकता इस बात की है कि कम से कम प्री प्राइमरी और धीरे से प्राइमरी, इसका मतलब 10 साल। ये 10 साल तक एक बच्चा यदि भाव के, देखिए मैं अपनी ज़िंदगी में भी इस बात को देखा, लगभग मेरा 25 साल का सामाजिक जीवन हुआ, तो मैंने ये पाया कि जो लोग इमोशनली स्ट्रांग हैं वो ज़िंदगी में बड़े निर्णय ले पाते हैं। पैसा और पद होने से आदमी बहुत मजबूत नहीं होता है, बहुत बड़े निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। यदि जब भी आदमी बड़े निर्णय लेने में सक्षम होता है, ज़िंदगी में ज़्यादा लंबी यात्रा कर पाता है, वो उसकी भावनात्मक जो मजबूती है वही उसको बड़े निर्णय भाव ही कोई बड़ी चीज़ है। उसको कैसे समझें?
दो लोग शादी के पहले प्यार कर लेते हैं, उसके लिए बाप कहता है घर से निकाल दूंगा, कहता है मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि किसी को देश से प्यार हो जाता है, किसी को समाज से प्यार हो जाता है, किसी को रिसर्च से प्यार हो जाता है, किसी को स्पोर्ट्स से प्यार हो जाता है, किसी को सेवा से। तो जिसको जिससे प्यार हो गया वो उसके लिए ज़िंदगी लगा देता है, पूरे समाज के विरोध में खड़ा हो सकता है। तो प्यार कोई बड़ी ताकत है, भाव कोई बड़ी ताकत है ना। अभी की एजुकेशन मेमोरी और लॉजिक पे काम करती है, इसलिए बात बहुत करेंगे और निर्णय लेने की जगह में कमज़ोर पाए जाते हैं। तो जब तक ये इमोशन वाला पार्ट मजबूत नहीं होगा, एक बच्चा 10 साल तक यदि भावपूर्ण वातावरण में पलता है, आज 18 साल के बच्चे से पूछो कि समाज के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, तो क्या कहेगा? इधर का तो कुछ बोलूँगा नहीं,